तो आज के टॉपिक का नाम है करंट अफेयर्स, है ना। सभी एग्जाम्स में काम आने वाला आपको करंट अफेयर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है। कम से कम आईएएस जैसे मैं बोला, यानी यूपीएससी के एग्ज़ाम बोले तो आईएएस में 70% क्वेश्चन, 70 से लेकर 80% जो प्रश्न होते हैं वो करंट अफेयर से रिलेवेंट होते हैं। जैसा कि पिछली क्लासेस में बताया। क्या मतलब होता है इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसमें 70 से 80 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देखने में आपको हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी, इकोनॉमी के लग रहे होंगे। बट हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी इन सभी सब्जेक्ट्स में इतना कुछ पूछने के लिए, करोड़ों अरबों बातें पूछने के लिए हैं। उन्होंने वही 2 बातें क्यों पूछी? करोड़ों अरबों बातों में से उस वर्ष में उन्होंने वही 2 बातें क्यों पूछी जिस पर क्वेश्चन आया? तो उसका आधार क्या होता है? कभी बेस्ट करंट अफेयर्स होता है कि यदि आपने करंट अफेयर्स पर नज़र रखी हुई है तो निश्चित रूप से आप उसको डील कर जाएंगे, उसको बना लेने वाले हैं कि हाँ ऐसा क्यों है। करंट अफेयर्स सभी सब्जेक्टों से रिलेवेंट होता है, मैंने कहा, चाहे पॉलिटी वाली बात हो, चाहे इकोनॉमी हो। इवन कई बार वैसे सोचते बोले हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट जो होते हैं तो बड़े स्टैटिक होते हैं, बड़े सीधे सीधे होते हैं, उनमें ज़्यादा कोई ऐसा अपडेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री सब्जेक्ट्स में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी कहीं ना कहीं करंट से लिंकअप होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे पिछले बार एमपीपीएससी में पूछा था कि साहब दक्षिण भारत की जो कुंजी है वह मांडू है, वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। राष्ट्रवाद के बीच भारत में 1857 के विद्रोह के पहले भी भ्रूण अवस्था में विद्यमान थे, वह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो वहाँ से उसको रिलेट करके उन्होंने पूछ लिया। उसका मतलब ये है कि हिस्ट्री से संबंधित जो है वह क्वेश्चन वहाँ से करंट से जुड़ा होने के कारण आ जाता है। अभी सिनौली का बड़ा चल रहा है साहब जी कि आर्यों के पहले की सभ्यता, बहुत पुराना रथ वगैरह और बहुत कुछ चीज़ें मिली हैं दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, तो उसको लेकर चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आर्यन वाले टॉपिक्स में से क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए। अभी 10 अक्टूबर को आईएएस का एग्ज़ाम होना है 2021 में, देख लीजिएगा आप निश्चित रूप से। इसका मतलब क्या है कि वह कहीं ना कहीं रिलेवेंट होती है, वह सब्जेक्ट करंट से इसीलिए ही पूछता है। 70 to 80% चांसेस इस बात के होते हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। हाँ, 20 से लेकर 30% क्वेश्चन पेपर ऐसा स्टैटिक रखा जाता है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ फोकस ना हो जाए एक ही चीज़ को लेकर, जब उनको कोई ऐसा की पॉइंट ना मिल जाए या कोई मास्टर की ना मिल जाए कि नहीं सिर्फ ऐसे पढ़ लो और कम पढ़ के काम चला लो। इसलिए एग्जामिनर 20 से लेकर 30% क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर देता है जानबूझ करके कि आपको लगे कि नहीं सिर्फ इससे नहीं आता, सिर्फ इससे नहीं होता। ये वही बात है कि अपन ने कुछ खास समुदायों को अपन को सेलेक्ट करना है, तो अपन ने उसमें से 90 लोग कुछ खास समुदायों से सेलेक्ट कर लिए और 10 अपन ने अदर वाले से ले लिए। तो बोले नहीं सभी का तो होता है सिलेक्शन साहब, देखिए ना 10 अदर वाले भी लिए। तो ये उस तरह की बात होती है, इस तरह की चीज़ों का यूज़ कहीं ना कहीं किया जाता है। तो करंट अफेयर्स हमको तैयार करना चाहिए। करंट अफेयर्स तैयार करने का तरीका क्या है? फर्स्ट वन इज़ न्यूज़पेपर। कम से कम 2 न्यूज़पेपर आपके पास में होना चाहिए, हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के। यदि आप इंग्लिश मीडियम के तो बहुत ही आसान है, द हिंदू लेकर चलिए, कुछ भी लेकर चलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपको इसमें से ज़्यादा बेहतर लग जाए आप तो उसको लेकर चलिए। एक लेकर चलना, एक ही न्यूज़पेपर इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम वालों को भी यही पढ़ने, इस बात को ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, 2, 4, 6 महीने, 1 साल जब उससे लगातार जूझोगे, संघर्ष करोगे, प्रयास करोगे, एक स्थिति आएगी कि हाँ आप उसको पढ़ने के काबिल हो जाने वाले हैं यदि निरंतरता के साथ प्रयास करोगे। लेकिन यदि ऐसा प्रयास करोगे कि 2 महीने अपन ने पढ़ा फिर बंद कर दिया, फिर 6 महीने बाद फिर अपन ने 1 महीने पढ़ा, फिर अपन ने 6 महीने बाद पढ़ा, तो ज़िंदगी में कभी नहीं सीख पाने वाले हो कि कैसे क्या करना। और 10 साल आईएएस की तैयारी करते, पीसीएस की तैयारी करते हो जाएंगे और सिलेक्शन थोड़ा सा दूर रहा आएगा। तो इसमें गलतियों को ना करें, विद्यार्थी बहुत बार गलती करते हैं। अगर हिंदू पढ़ रहे हैं तो फिर इंडियन एक्सप्रेस नहीं पढ़ना, और यदि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो द हिंदू नहीं पढ़ना है। कोई एक का साथ ज़िंदगी भर, ठीक है। तो वो वाली बात चीज़ कहलाती है, ये बेस्ट कहलाता कभी भी। हिंदी मीडियम के अपन बिना हिंदी वाला न्यूज़पेपर पढ़े आपको इंग्लिश का उतने अच्छे समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो एक बेसिक थॉट जो होगी जनरेट हो जाएगी कि हाँ अभी चर्चा में हिंदी में अपन ने पढ़ लिया ये चीज़ें हैं। तो हिंदी में आप चाहो तो यार मध्य प्रदेश की निवासी हैं तो दैनिक भास्कर देखेंगे आप, ठीक। और बाहर का कोई देखना चाहते हो आप तो जनसत्ता एक अच्छा न्यूज़पेपर कहलाता है, आप उसको देख सकते हो। जागरण जोश अच्छा कहलाता है, आप उसे देख सकते हो। नव भारत टाइम्स आप उसे देख सकते हो, हिंदी वाला। कोई एक ही रखना, ऐसा मेरा सजेशन है।
इससे क्या फ़ायदा होगा? पहले कौन सा पढ़ना है? पहले हिंदी वाला पढ़ना। हिंदी वाला अपन ने मान लो दैनिक भास्कर पढ़ लिया या नवभारत टाइम्स पढ़ लिया, तो अपन को पता चलेगा कि हाँ अभी ये चर्चा में है, मोदी जी अमेरिका गए थे, लौटे हैं, वहाँ पर इन मुद्दों पर चर्चा हुई है, ये सब बातें आई होंगी। तो जब अपन इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और बिल्कुल धुत अपन हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, तो अपन को कम से कम ये रहेगा कि हाँ मोदी जी की फ़ोटो के साथ जो इंग्लिश के लेटर्स वगैरह कुछ वर्ड्स लिखे, मतलब अमेरिका वाली कोई बात लिखी होगी, कहीं अपन ढूंढ लेंगे हाँ यूएसए करके कुछ लिखा है, यूएसए विजिट तो अपन समझ जाएंगे हाँ थोड़ी सा, क्योंकि अपन बिल्कुल नहीं जानते इंग्लिश के बारे में। तो ये बिगनिंग होगी, धीमे धीमे अपन उसमें घुसेंगे, संघर्ष करेंगे। अच्छा इस वॉकेब का मीनिंग ये होता है, इस सेंटेंस को यहाँ पर ऐसे यूज़ किया जाता है, इसका मतलब ये होता है, इस बात को ऐसे करके कहा जाता है। धीमे धीमे जैसे अपन परिचित होंगे तो अपन उसके साथ फैमिलियर होते चले जाएंगे। बट इसमें बात क्या है कि कंटिन्यू होना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये अपन करेंगे। और पुनः वही बात, एक शुरुआत में नए हो, आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के भी हो, दोनों को द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने में बड़ी दिक्कत जाती है। शुरुआत में आप क्या करो, कवर पेज पढ़िए और एक इंटरनेशनल वाला पेज थोड़ी सा देख लीजिए। एडिटोरियल अभी बिगिनिंग में आप उतना नहीं पढ़ पाओगे, खासकर जबकि आपकी इंग्लिश पर कमांड अच्छी नहीं है। एडिटोरियल पढ़ने की सिचुएशन कम से कम 6-8 महीने के बाद में आएगी, जब आप रेगुलर उसको पढ़ते रहते हो। अब आप चाहो तो 6-8 महीने रेगुलर पढ़ लो, या आप 8 साल में एक साल पढ़ो रेगुलर, 8 साल में एक महीने करो, तो आपके 8 महीने के बराबर हो जाएगा वो। उसके बाद में आएगी आपको कमांड। तो आप देख लो कि आपको जल्दी करना है, तो बिल्कुल रेगुलरिटी, निरंतरता बनाए रखना, इस बात को बहुत क्लियरली जान लीजिए आप सभी लोग। एक पहले हिंदी मीडियम वाले क्या पढ़ो, ये पढ़ो। इंग्लिश मीडियम को तो उठाकर यही पढ़ लो। मान लो कन्वीनियंट नहीं हो रहा तो पहले आप भी यही प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। कई इसमें वॉकेबलरीज आएंगी, वॉकेब्स आएंगी। द हिंदू जैसे में तो ऐसे भी आएंगे, आप डिक्शनरी में ढूंढ कर थक जाओगे, आपको मिलेगा नहीं उसका मीनिंग। कई ऐसे भी आएंगे कि बोले साहब ये इंग्लिश ही का वर्ड है, इसका कोई हिंदी में मीनिंग ही नहीं मिल रहा आपको डायरेक्टली। ऐसा भी होगा, ऐसा नहीं कि उसका मीनिंग हिंदी में या तमिल में, तेलुगु में कुछ होता नहीं, होता है, बट आपको डिक्शनरी में नहीं मिल पाएगा। ऐसा होगा, ऐसा निश्चित रूप से होगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल पर सर्च कर लो, ऑनलाइन सर्च कर लो, पूरे के पूरे सेंटेंस को सर्च कर लो, गूगल से ट्रांसलेट कर लो, और कचरा टाइप का मिलेगा, पर हाँ एक हिंट मिल जाएगी लगभग इस वे में कुछ कह रहा है। ठीक है, अपन धीमे धीमे उस चीज़ से परिचित हो पाएंगे कि साहब हाँ किस नज़र में कैसे में बात होती है। जब आप ये काम लगातार करते चले जाओगे, कुछ वॉकेब्स को उठाकर लिखते चले जाओगे अपने पास में, अपने रजिस्टर में, अपनी डायरी में, तो एक स्थिति आएगी कुछ वॉकेब से आप परिचित हो जाओगे। 1000 मात्र 1000 वॉकेबलरी, और बढ़ाना है तो चलो 2000 वॉकेब कर लो, और 1000 सेंटेंस इंग्लिश के, इनके मीनिंग आप समझ गए तो मान के चलो कि आप इंग्लिश में IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो इंग्लिश मीडियम से। इतना होता है, इस बात को ध्यान रखना, इससे ज़्यादा का खेल नहीं है। द हिंदू आप देखें चाहे कुछ भी देखें, इनमें वर्ड्स रिपीट होते हैं, वही वर्ड यूज़ करना है, आर्ज ही वर्ड यूज़ करना है, राई वर्ड ही उन्हें यूज़ करना है, मिसइंडिकेशन ही वर्ड यूज़ करना है। बाकी जगह पर आप देखोगे कि उतने टफ वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, तो इनके वर्ड्स फिक्स होते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक समय आता है आप उससे परिचय, अच्छा बार बार यही वर्ड यूज़ करते हैं सर, इससे फ़ायदा मिलता है आपको। इंडीड ही वर्ड यूज़ कर रहे हैं साहब बार बार, तो कुछ इस तरह के आप वर्ड्स देखने वाले हैं वहाँ पर। तो जब आप उन्हीं वर्ड्स को बार बार देखते हो तो आप फैमिलियर हो जाते हैं, हाँ इसको इस संदर्भ में यूज़ किया जाता है। ग्रामेटिकल सेक्शंस पर बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत बेसिक आपका ठीक ठाक हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो धीमे धीमे आएगा, धीमे धीमे आएगा। थोड़ी बहुत अपन ग्रामेटिकल सेक्शंस के लिए कि देख लेंगे, टेंस क्या था, वॉइस क्या था, बाकी चीज़ क्या थी, प्रपोजिशन किस प्रकार से यूज़ किया था, कौन से फ्रेजेस वगैरह क्या है, वो देख लेंगे अपन। इंग्लिश को अगर आपको साथ में लर्न करना है तो उसके दौरान आपको 50-50 का रेशियो रखना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिए, 50% आपको 50 से 60% वॉकेबलरी पर ही वर्क करना चाहिए, 30 से 40% ही वर्क करना चाहिए आपको ग्रामेटिकल सेक्शन पे। वॉकेब तैयार रहेगी, जब ना सेंटेंस फॉर्मेशन बना के गलत सलत टाइप के सेंटेंस बोलोगे, एक स्थिति आएगी गलत सेंटेंस को आप सही तरीके से बोलने लग जाओगे। लेकिन बच्चे कई बार क्या करते हैं कि पहले सही सेंटेंस फॉर्मेशन ग्रामेटिकल सीखते हैं, वॉकेबलरी तैयार होती नहीं है, घिसे पिटे फिक्स टाइप के वर्ड्स बोल लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उसके बाहर जैसे ही सेक्शन आता है तो फिर समझ ही नहीं पाते कि कहाँ बात क्या हो रही है। पहले फोकस क्या है वॉकेब पर, उसके बाद में क्या है ग्रामेटिकल सेक्शन पर फोकस होने वाला है, थोड़ी थोड़ी करके कुछ इस वे में करिएगा। 20 पेज का पेपर आ रहा है, 16 पेज का पेपर आ रहा है। द हिंदू अभी आप नए हैं, बामुश्किल आप 1 पेज पढ़ पाओगे, ऑनलाइन ही पढ़ना है, 1 पेज पढ़िए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आपको लगती हैं उनको छान कर पढ़िए कि नहीं मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊँगा, मैं यही वाली न्यूज़ बस पढ़ पाऊँगा, बाकी चीज़ें मैं नहीं पढ़ पाऊँगा अभी, या इतना मेरे पास समय नहीं है कि मैं पूरा का पूरा एक बार में पढ़ लूँ। ऐसा होगा आपके साथ में, तो कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है वहाँ पर, धीमे धीमे करेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद का जो प्रोसेस होता है कि
क्या क्या पढ़ना है वो क्लियर कर लें। एक न्यूज़पेपर डेली आपको लेकर चलना है। टाइम फिक्स कर लो अपना हिसाब जी 2 घंटे। मैं तो दूंगा ही मैं 2 घंटे अपने आप को रोज़ाना करंट अफेयर्स को अपडेट करने के लिए बिल्कुल फिक्स निकाल लो। बाकी टाइम पर आपने अपना बेसिक जीएस वगैरह करना है। सच बात तो ये कि 2 घंटे में आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो उसमें से आपका बेसिक जीएस वगैरह का भी रिवीजन होता है काफ़ी अच्छे से। फॉर एग्जांपल आपने कि आर्ट एंड कल्चर का कुछ आया हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर जी काफ़ी चर्चा में साहब, उनके 150 वर्ष हुए हैं। तो जब आप यही चीज़ रविंद्रनाथ टैगोर हिस्ट्री में पढ़ रहे थे तो वहाँ भी आपको पढ़ने मिला, यहाँ पर करंट अफेयर्स में पढ़ने को मिल गया, तो आपको कई चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। इसका मतलब ये जो बेसिक जीएस पढ़ते हो उसी का रिवीजन आपका करंट के अपडेशन के साथ में हो जाता है, ये खास बात होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं कि इसके अलावा और क्या पढ़ना है, तो मैगजीन पढ़ना है। कोई एक मंथली मैगजीन लेकर चलिए, कम से कम मंथली मैगजीन, कोई सी भी हो सकती है, दर्पण हो सकती है, दृष्टि हो सकती है, सीएसटी हो सकती है, एक जो आपको रेगुलर वे में मिलती चली जाए उसको आप लेकर चलिए, बिल्कुल निश्चित रूप से पढ़िए। स्टेट पीसीएस वगैरह देना है तो एक आध मैगजीन आपको पतली वाली और भी लेकर चलनी पड़ेगी, जहाँ पर हाँ कि हमारे राज्य का, यूपी का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का जो करंट होता है वो काफ़ी अच्छा आता है उस पर, तो एक लोकल में जाता है। हालांकि आपको क्लियर बता दें, नेशनल करंट की ही भूमिका होती है 90%, 90-95% नेशनल लेवल का जो करंट होता है उसी की भूमिका होती है। मात्र 5% हो सकता है कि हाँ एमपी स्टेट का, राजस्थान स्टेट वगैरह का करंट आता हो, जो भी आप पीसीएस देते। कई बार तो इतना भी नहीं आता, रियलिटी तो ये है। तो ऐसे में संकट उत्पन्न होता है कि अपन उसके लिए पूरी की पूरी एक मैगजीन पढ़ रहे हैं। उसकी वजह कई बार विद्यार्थियों को आसान ये लगता है कि बोले सर लास्ट में कोई मंथली वाली की बजाय ईयर बुक आएगी तो अपन उसमें से देख लेंगे और पढ़ लेंगे, और वो कहीं ना कहीं दाएं बाएं हमको पढ़ने को मिल ही जाएगा। न्यूज़पेपर आप पढ़ ही रहे हैं अपने स्टेट का लोकल वाला, मिल जाएगा आपको साहब, वहाँ से आपको उसको करना है। इसके आगे की प्रोसेस, नेक्स्ट वन, A4 साइज रजिस्टर। A4 साइज का रजिस्टर 200, 250, 250 पेज के आसपास में कुछ बना लीजिए आप अपना, और उसमें बिल्कुल डेली आप लिखा कीजिए। उसमें सभी सेक्शन डिवाइड कर लीजिए, 3 सेक्शन में आपने उसको बना लिया। रेगुलर करंट अफेयर्स, डेट वाइज, बिगिनिंग, पेज नंबर 2, 3, 4 इस तरह से आपने स्टार्ट किया। कुछ फैक्ट्स आते हैं, कुछ लिस्टिंग आती है, बोले इसके चेयरमैन ये बने, उसके वो बनने वाले हैं, ये कमेटी बननी है, ये आयोग बना हुआ है, ये समिति बनी हुई है, उठा के आपने पीछे लिख लिया उसको। तो लिस्टिंग टाइप की आपने कर ली। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, इस बात को ध्यान रखना। कई बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल ग्रंथ लिखने बैठ जाते हैं, महाकाव्य, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहिए, और उसमें से बहुत ही कम सार गर्भित जो आपको लगता है उसको लिखना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँ कि मान लीजिए आप लिखने का सोच रहे हैं, आपने पूरा का पूरा 2000 शब्दों का कोई चीज़ पढ़ी, ठीक, अब उसमें से आप लिखने का सोच रहे हैं, मैं तो सजेस्ट करूँगा 200 शब्द लिखो उसमें से। कौन से 200 शब्द? आपने 2000 वो शब्द पढ़ लिए, अब भी पढ़ा न्यूज़पेपर, तुरंत उसको फिर से पढ़ो बिगिनिंग टू एंडिंग। अब जब दोबारा आप पढ़ोगे तो कई चीज़ें आपको ऐसे लगेगी कि बोले नहीं ये उतना काम का नहीं जितना काम का ये वाला सेक्शन है। तो जो सेकेंड रीडिंग के बाद में जो पॉइंट आपको मिलता है आप उसको लिखिए साहब। शुरुआत में कई चीज़ें आप ऐसे लिख लेने वाले हैं जो आपके कोई भी काम का ज़्यादा नहीं होने वाला है, आपको उतनी समझ ही नहीं है कि हाँ ये लिखना भी था कि नहीं लिखना था, ऐसा होगा। लेकिन बाद में धीमे धीमे आपको अप्रोच आए कि नहीं मैं ये गलती कर रहा था, कर रही थी, अब मुझे ये गलती नहीं करनी, ऐसे नहीं ऐसे लिखना है। तो ये आएगा समय के साथ। जब आप 2-4 बार गिरोगे तब ना सीख पाओगे कि हाँ संभल कर चलना क्या होता है, तो समय से ही आएगा। तो ये चीज़ आप करेंगे। A4 साइज़ का रजिस्टर आप इसको मेंटेन करिए, ठीक है। मंथली जो मैगजीन है उसको ज़्यादा नहीं लिखना है। आपको लिखना किसको चाहिए? आपको डेली का जो न्यूज़पेपर है उसको कभी भी लिखना चाहिए। अब एक बात और राज की आप जान लो, जो कि सबसे ख़ास बात होती है। वे विद्यार्थी जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, केवल मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, उनको लगता है कि नहीं मंथली मैगजीन में तो पूरा करंट आते ही, महीने भर का सार तो वो देते ही देते हैं, तो अपन मंथली मैगजीन ही पढ़ लें। क्यों पढ़े डेली का न्यूज़पेपर? ये बड़ा ही मूर्खतापूर्ण विचार है, आपको बता दूं, बड़ा ही आत्मघाती विचार है। जो विद्यार्थी डेली का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, वो मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं या कोई ईयर बुक पढ़ रहे हैं। मंथली मैगजीन मतलब बासा करंट, ईयर बुक मतलब महाबासा करंट आप पढ़ रहे हो। और करंट में स्वाद और समझ तभी आती है जब वो ताज़ा हो। आप जितना पुराना, जितना समय गुजरने के बाद में पढ़ रहे हो, आपको नीरस लगेगी। वो मंथली मैगजीन आपके सिर पे चढ़ने वाली नहीं है, ध्यान रखना। कई चीज़ें आपको करंट के न्यूज़पेपर्स को लेकर चलनी ही पड़ेगी। तो उससे फ़ायदा क्या होता है? अब जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, देखो उनके दोनों तीनों पे आसानी से कमांड आ जाएगी। थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत है, एक कदम बस की। डेली अपन ने न्यूज़पेपर पढ़ा है,
हमको मालूम है मोदी जी यूएसए गए थे, वहाँ पर ये वाला फैक्ट हुआ, इस पर बात हुई साहब जी, वहाँ कमला हैरिस से मिले थे, ये थे वो थे, ठीक है। तो अपने एक दिमाग में एक बार है 2 दिन 3 दिन तक लगातार वो न्यूज़पेपर में आया तो कमला हैरिस कमला हैरिस कमला हैरिस, यूएसए में भी कहीं पर खास जगह पर वो रुके थे, कोई खास प्लेस का नाम आया तो अपने को 2-3 बार वो आया, तो ऑटोमेटिक वो रिवाइज हो रहा। देखो अब जब मंथली मैगजीन हो वही विजिट उनकी आएगी तो वहाँ क्या आएगा, कमला हैरिस अमेरिका में इस पद पर हैं, मोदी जी गए थे इस वाले एयरपोर्ट पर उतरे। ये सब नामों से आप जो न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे तो पहले से परिचित थे, जबकि वो जो नया बंदा होगा जो कि पहली बार मैगजीन उठा रहा वो रट्टा मार रहा होगा, एयरपोर्ट का नाम, वहाँ पर मैडम का नाम, इस तारीख को गए इस तारीख को आए, कोई ज़रूरत नहीं है जबकि इन चीज़ों की इतने में एनर्जी लगाने की। आपको जनरली याद हो गया होता वो यदि आपने न्यूज़पेपर को तरोताज़ा होकर पढ़ते गए होते। ये बंदों को मैगजीन पढ़ने के दौरान में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कभी भी, क्योंकि इनका रिवीजन हो रहा होता है बार बार, तो इनकी कभी भी करंट पर बहुत अच्छी कमांड होती है। और वहीं दूसरे बच्चे जो कि केवल और केवल डिपेंडेंट एक ही चीज़ पर हैं, उनकी कभी भी करंट पर उतनी अच्छी कमांड नहीं हो सकती कि हायर लेवल पर आपको नंबर मार्क्स दे जाए साथ ही। अब वो चाहे आईएएस का हो चाहे पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम हो। बच्चे कई बार बोलते नहीं सर आईएएस में इतना करंट आता है, एमपीपीएससी में नहीं आता, यूपी पीसीएस में नहीं आता। बहुत ही गलत विचार आपको बता दूँगी, आत्मघाती विचार। फिर से करंट डायरेक्टली चलो मान गए कि उतना नहीं आता पीसीएस के एग्ज़ाम्स पर, ये बात सही है कि एक एक क्वेश्चन बिल्कुल यूपीएससी की तरह 70% 80% करंट अफेयर से अपडेट नहीं आता, ये बात सही है। प्रीलिम्स की परीक्षा में मान लो आप एमपीपीएससी का उदाहरण उठा लो, 30 से 40%, किसी पेपर में 50%, इस तरह से करंट अफेयर्स का रेशो होता है। कई बार तो बहुत कम भी हो जाता है, 20% तक पहुंच सकता है, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन क्या आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य केवल प्रीलिम्स देना है? नहीं, आपको तो पूरा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है अच्छे मार्क्स से। प्रीलिम्स में तो कम आया, लेकिन कभी तो मेंस लिखोगे इसका, और मेंस में आप अपने उत्तर को कभी भी एक अच्छा प्रासंगिक अपडेटेड सही इंट्रो और सही कंक्लूजन तभी बना सकते हो जब आपने उसको करंट के साथ में उसके संदर्भों को पढ़ा हो, और वहाँ पर एविडेंस, जब आप तर्क देते हो, जब आप अपने तथ्य देते हो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए मेंस के क्वेश्चंस में, तो वहाँ पर आप याद नहीं कर पाते कि हाँ इसके बारे में क्या करंट अफेयर सेट करूँ। वो तो आपने अच्छी कमांड से पढ़ा हुआ है डेली न्यूज़पेपर, तो आपको ऑटोमेटिक याद आएगा कि हाँ इसको इस चीज़ से मैं रिलेट कर सकता हूँ, इसको यहाँ से रिलेट कर सकता हूँ। आपको अलग से याद नहीं करना है। याद करने वाला बंदा एक इवेंट याद कर पाएगा, जबकि आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपके दिमाग में तो सुनामी चल रही होगी उस चीज़ की, ये चीज़ यहाँ से भी लिंक हो रही है, इसका ये पक्ष भी होता है, इसका आर्थिक पक्ष ये था, इसका सामाजिक पक्ष ये था, क्योंकि हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। तो इतने डायमेंशन में जब आप उत्तर लिखते हो तो डेफिनेटली जो स्टैटिक उत्तर लिखता है, आंसर लिखता है मेंस का, उसकी अपेक्षा ये वाले बच्चों को नंबर कभी भी ज़्यादा मिलते हैं। तो कई बार एक संकीर्ण मानसिकता से केवल प्रीलिम्स के स्तर पर बस देख रहे हैं कि बोले नहीं इतना नहीं आता, तो फिर मेंस में आपकी हालत होने वाली बहुत ज़्यादा ख़राब। बच्चे सोचते हैं हम तो ईयरबुक से अपडेट कर लेंगे, नहीं हो पाएगा बेटा, कभी भी उतनी कमांड नहीं, क्योंकि वहाँ पर टाइम का ही तो खेल होता है। इतना कम समय मिलता है आपको, 3 घंटे पता नहीं चलेंगे कि साहब समय हो गया। बेसिक आंसर लिखे हैं कि करंट के साथ में अपडेट करके लिखें, क्या क्या याद कर लें। एक उत्तर बस लिखने के लिए कहा गया होता, 3 घंटे में अपन आराम से लिख रहे होते, 1 उत्तर 2 उत्तर 5 उत्तर, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में होता है। वहाँ इतना है ही नहीं, वहाँ तो बिल्कुल देन एंड देयर सुपर फास्ट स्पीड होनी चाहिए, रिकॉलिंग पावर, बिल्कुल लिख ही रहे हैं और वहीं हमारे दिमाग में आ भी रहा है कि हाँ करंट को उसको ऐसे क्या अपडेट करके जोड़ के हमको उसको उत्तर को बनाना है। क्योंकि समय मिलेगा नहीं, समय मिलेगा नहीं तो हड़बड़ा जाते बच्चे। वो कौन से, खासकर जो केवल ईयरबुक जैसे पर डिपेंड होते हैं, जो केवल मंथली मैगजीन पर, तो उनका कभी बिगड़ता ही है पेपर, आपको बता दें। वो कई बार बहुत अच्छा लिखने के बावजूद भी उसको उतना अच्छा नहीं लिख पाते जितना करंट से अपडेट बच्चा लिख देगा उसको उठाकर। साहब जी क्या संदर्भ है उसका, क्या कैसा बैकग्राउंड है, वो न्यूज़पेपर अच्छे वाले में आता है साहब। अफगानिस्तान का भी का मामला होगा, देखिएगा आप न्यूज़पेपर पूरा बैकग्राउंड के साथ में आया होगा। तालिबान का मामला आया होगा, क्या साहब कैसा क्या वर्ड है, बोले तालिबान शब्द का मतलब ये होता है, छात्र होता है, ये होता वो होता, वहाँ से शुरुआत होती है साहब, एक एक चीज़ उसमें आई होगी। तो अब जो लिख रहा है उसका उत्तर, तो पूरा करंट बैकग्राउंड इन सब के साथ में अपडेट होता है। तो कभी भी इसका लाभ मिलता है, अच्छे उत्तर कहलाते हैं ये, आप उसका एक असेंडिंग ऑर्डर बना पाते हो। दूसरी बात, जब आप इस तरह से पढ़ते हो, इतनी विभिन्न वैचारिक चीज़ों को पढ़ते हो, विचारधाराओं को पढ़ते हो, तो आपके पास में विविध पक्षों का सोचने का एक जज्बा आ जाता है, एक समझ विकसित होती है, मैच्योरिटी आती है।
जो आपके मेंस के आंसर को परिपक्व बनाती है, आपके निबंध को परिपक्व बनाती है, आपकी सोच को परिपक्व बनाती है। इंटरव्यू देने भी जब जाओगे तो आपकी सोच को परिपक्व बनाएगी, ये फ़ायदा मिलता है। कई बच्चों को मैं आपको बताऊं, इंटरव्यू देने वाले कितनी बड़ी गलती करते हैं। पहले से करंट अफेयर्स तैयार नहीं करते, पहले से मतलब वर्षों सालों से तैयार नहीं कर रहे होते, डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन इंटरव्यू के 1 दिन 2 दिन पहले से वो 5-5 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। आज अपना इंटरव्यू है 11 बजे से, अपन ने सुबह 6 बजे से न्यूज़पेपर ख़रीदना चालू कर दिया, पढ़ना चालू कर दिया, भरपूर 3-4 न्यूज़पेपर पढ़ के गए। जो सच्चा विद्यार्थी हो, जिसने इंटरव्यू वाकई में दिए हों, 2-4 दिए हों, उससे पूछना कि भैया जिस दिन का आप न्यूज़पेपर पढ़ के गए थे उसमें कितना % आया उस दिन का करंट अफेयर्स। वो कहे साहब 1% बस आया उस दिन का, 99% तो ओल्ड वाला आया था। तो मध्य प्रदेश में ये कोई योजना चालू है, इंडिया में ये वाली कोई योजना की थी क्या? प्रधानमंत्री ने कहीं उद्घाटन किया था इस चीज़ का, हुआ था क्या? ओल्ड वाला पूछा उन्होंने। आज का पूछेंगे मैं मालूम पढ़ के आया बेटा, तुम बता ही दोगे। ये बताओ कि पहले से क्या कर रहे हो, पहले से मेहनत कर रहे हो कि नहीं। पहले से कर रहे हो इसका मतलब अच्छे विद्यार्थी हैं साहब, गंभीर विद्यार्थी, मेहनती विद्यार्थी हैं, कभी भी इनको एडवांटेज मिलता है। तो मेहनत उस दिन की पानी हो गई साहब की, क्लियर है। और कन्फ्यूज़न क्या हो गया कि साहब सिर्फ उस दिन के न्यूज़पेपर की लेयर बस दिमाग पर रह गई, अपन मैक्सिमम आंसर को नो बोल जाओगे, नंबर कट जाएंगे आपके इंटरव्यू में। समझो, इसका शॉर्ट टर्म का फ़ायदा भी समझो, इसका लॉन्ग टर्म का फ़ायदा भी समझो, इसका प्रीलिम्स का फ़ायदा भी समझो, इसका मेंस का फ़ायदा भी समझो, इसका इंटरव्यू का फ़ायदा भी समझो। इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ये समझो। मेहनत ज़रूर है, रोज़ाना 2 घंटे लगेंगे, पर ऐसा हो नहीं सकता कि आपको इसका एडवांटेज मिले ना। निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित रूप से। साइंस टैग जैसे सब्जेक्ट, जिन विद्यार्थियों का बैकग्राउंड नहीं होता उनको और हेल्पफुल होता है ये, या जिनका कमज़ोर होता है साइंस टैग का। कभी भी आप केवल बुक्स पढ़ने बैठे हो तो आपको बड़ा नीरस टाइप का लगेगा, आप उतना कनेक्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन वही चीज़ जब आप पढ़ रहे हो तो उसमें से पता चला कोई एक आध बात करंट में चर्चा में है, तो आपका वो वहाँ से जुड़ जाएगा यहाँ पर। उसका मतलब है कि आप एक ही इमेज को या एक ही चीज़ को 2 डिफरेंट एंगल से देख रहे हो। कभी वो अच्छी तैयार होती, ध्यान रखना, इस साइड से आपने देखा बेसिक बुक से, इस साइड के एंगल से देखा आपने किससे, करंट अफेयर के साथ, कभी भी इसका लाभ मिलता है। जब आप एक ही चीज़ को 2 एंगल से 3 एंगल से देखते हो तो कभी दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है, स्ट्रॉन्ग होता है आपका वो पार्ट। ये हर कोई समझ नहीं पाता, बहुत वर्षों से आता है साहब, ये बहुत वर्षों के अनुभव से, कि आपने उसी चीज़ को इस वाले से पढ़ा था तो उसमें कुछ ऐसा बताया, बहुत सारी अच्छी अच्छी बात बताई लेकिन कुछ चूक गई। उसी चीज़ को अपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, उसने कुछ और एंगल पर बताया, एक अलग शैली में बताया, तो आपकी दोनों तीनों शैलियाँ तैयार हो गई साहब। आपकी कभी भी उसमें मैच्योरिटी होगी, इस पर कमांड होने वाली, तो ये लाभ होता है साहब। साइंस टैग जैसे में तो मान के चलो कि जो करंट में चर्चा में वही आता है 90%। स्पोर्ट्स वो सेक्शन कहलाते हैं जो करंट में चर्चा वही आएगा। अब आप इसको बेसिक बुक में से कितना रट्टा मारने बैठोगे कि साहब विंबलडन इस बार इन्होंने जीता था, महिलाओं का इन्होंने जीता था, पुरुषों का इन्होंने जीता था, कितना पढ़ने बैठोगे आप? नहीं बनेगा आपसे ज़्यादा। 20 क्वेश्चन करंट के आ गए हैं, 30 क्वेश्चन आए हैं, तो आपसे आधे बस बनेंगे जो कि मंथली है, जो केवल मैगजीन बस पढ़ते हैं, ईयर बुक बस पढ़ते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी न्यूज़पेपर प्लस मंथली मैगजीन प्लस लास्ट की ईयर बुक तीनों को एक साथ देखकर चले जाते हैं, यानी क्योंकि कर रहे हैं वो पहले से, बहुत आसानी से सरलता से तैयार हो गया होता है, उनसे क्वेश्चन बनता है, उनको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की दिक्कत नहीं जाती कि साहब हमको याद करना है। नहीं तो कई बच्चों को क्वेश्चन क्या रहता है, सर हम पढ़ तो लेते पर हमको याद नहीं रहता। कभी याद नहीं रहेगा। यदि आपने डेली का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो आपको करंट कभी याद नहीं रहेगा, और इस लेवल पर तो याद नहीं होगा कि आपको नंबर मिल जाए कहाँ के, सिलेक्शन वाले, इस लेवल पर कभी भी याद नहीं रहने वाला है। इन बातों को थोड़ी सा समझो साहब, तो ये उसका इम्पोर्टेंस है। रजिस्टर, ये दुनिया का सबसे कीमती रजिस्टर रहेगा जिसने आपने अपनी मेहनत की स्याही से लिखा है। इससे बेटर करंट वर्ल्ड में किसी का हो नहीं सकता, किसी प्राइवेट पब्लिशर, किसी मैगजीन, किसी न्यूज़पेपर का नहीं हो सकता। ये आपकी मेहनत है, आपके द्वारा तैयार की गई जिस्ट होती है साहब। दुनिया की किसी करंट अफेयर्स की बुक में क्या लिखा वो याद रहे अथवा ना रहे, परंतु यदि आपने खुद अपनी मेहनत से अपने रजिस्टर में उन बातों को लिखा हुआ है स्वयं अपनी हैंड राइटिंग में,
तो कोई सपने में भी पूछेगा ना सोते में भी पूछेगा तो भी आप बता दोगे हमारे रजिस्टर के इस पेज नंबर पर ऊपर की नीचे लेफ्ट की राइट कौन से नंबर की रो में कहाँ पर क्या लिखा है, इतना बता दोगे आप। पूरा बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा और आपके दिमाग में उस फील्ड से रिलेवेंट क्वेश्चन आ गया और आपके दिमाग में आपके बिल्कुल दिखने लगेगा साक्षात रजिस्टर आपका। आपकी खुद की हैंड राइटिंग ऐसा नहीं ऐसा लिखा है, तो आपने इतनी मेहनत की है और उस समय दोनों चीज़ें एक साथ आएंगी, हंसी भी आएगी बोले इसका तो आंसर हमको मालूम है साहब, और आंखों में आंसू भी आएगा कि यार हमने मेहनत से बनाया था उसको, यार हमारी मेहनत थी, ये मैगजीनों तक में नहीं मिला था इतनी आसानी से। हमने कहीं किसी न्यूज़पेपर से, कहीं कुछ इंटरनेट वगैरह से, कुछ गूगल वगैरह से, कुछ यूट्यूब वगैरह वीडियो से, कुछ क्लास में सुनकर सर से हमने उस चीज़ को उठाकर लिखा था, एक जगह 4 जगह से जब कलेक्ट किया था तब जाके हमसे ये वाला क्वेश्चन बन पा रहा है, बाकी किसी को तो नहीं बन रहा होगा। कितनी मेहनत से लिखा था, तो आंसू भी आएंगे और खुशी भी आएगी कि बन जाएगा, हमको इसका आंसर मालूम है, इसका सही आंसर मालूम है। और हमको बहुत शिद्दत से जब आप मेहनत करते हैं ना तब आता है, ऐसे ही नहीं है। कई बार विद्यार्थी सोचते बस हम ये थोड़ी बहुत पढ़ लेंगे यूँ ही और यूँ ही हम बन जाएंगे अधिकारी, यूँ ही कुछ नहीं होने वाला, सीधे बाहर होने वाले हैं। सेलेक्ट होना है तो जो तौर तरीके बता रहा हूँ आप उस तरीके से पढ़िए चीज़ों को, निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। अब अपन ने चलो भाई रजिस्टर तो बना लिया, अब इसके आगे क्या, न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका एक अलग है, मैगज़ीन का तरीका एक अलग है, एक एक करके आपको बताते हैं साहब कौन सी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट होती है और कौन सी नहीं होती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बोले सर क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, हमको समझ में नहीं आता सर, पता ही नहीं चलता कि क्या लिखना है। ठीक है, तो अब इसमें आपकी बाकी मेहनतें काम आने वाली हैं। बहुत अच्छे से याद करो अपना सिलेबस, बिल्कुल दिमाग पर फ्रेम है, फ्रेम नहीं है तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, उसकी सॉफ्ट कॉपी यहाँ पर होनी ही चाहिए सिलेबस की। आपको मालूम है आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में 12 यूनिट हैं, मेंस के सिलेबस में इतने इतने पेपर और उनके अंदर में इतनी इतनी यूनिट, इतने इतने सब्जेक्ट्स हैं, ये अपन को मालूम है। उनसे रिलेवेंट जो भी बात आ रही है अपन निश्चित रूप से उसको लिखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। पहली बार में नहीं लिखेंगे अपन उसको, लेकिन बार बार जब वो आ रहा है तो फिर अपन देखेंगे कि साहब बार बार इस पर नज़र पड़े तो फिर अपन उसको लिखेंगे। अब उसमें से लिखना क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की दुनिया के अकॉर्डिंग, प्लस दूसरा पॉइंट क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये आप लगातार देख रहे थी तो आपको समझ में आने लगता है कि हाँ इस टाइप कुछ करंट का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे अपन देखें स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा किस पर आता है, विंबलडन पर आता है। जब भी कोई भारतीय अगर या तो विंबलडन कह रहा हूँ, टेनिस की बात कर रहा हूँ, लॉन टेनिस, विंबलडन हो चाहे अमेरिका वाला हो चाहे कहीं का वाला हो, चारों में से ग्रैंड स्लैम में से कोई भी एक ग्रैंड स्लैम या तो कोई इंडियन जीता हो या मैं कह रहा हूँ फाइनल में हारा हो, IAS हो चाहे PCS हो, हर साल उस पर क्वेश्चन आया है। आप मैच कर लीजिएगा तो आपको एक हिंट मिलेगा कि हाँ ये तो आ चुका है, बार बार आता है, इसको देखा हमने। बाकी स्पोर्ट्स में उतना नहीं आता पर इसका बिल्कुल हर बार फिक्स है। कुछ और भी स्पोर्ट्स है बताएंगे अभी उस चीज़ को, पर इसका बड़ा फिक्स होता है साहब। तो अपन ने देखा था आपकी 4 के 4 होते हैं एक साल में, एक भी कोई इंडियन नहीं है, इसका मतलब काम का नहीं है, ना जीतने वालों में ना हारने वालों में फाइनल, काम का उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अपन ने देखा कि साहब इस साल फाइनल मैच में कोई जो जीते हैं, भले ही युगल में जीते हैं पर इंडियन है, अपन उसको उठाकर लिखेंगे। उस बंदे का हो सकता है नाम ही आ जाए, आता है कि ये बंदा किस खेल से संबंधित है। आप पुराना पेपर उठा के देखो, कहीं यूकी भांबरी पूछने वाला है, कहीं लिएंडर पेस पूछने वाला है, कहीं कुछ पूछने वाला है, बोले यूकी भांबरी का संबंध किससे है। अब आप करंट की मैगजीन अपनी देख रहे थे, शायद उसमें आपको पढ़ने को आया था पर याद नहीं है क्योंकि आपने उसको उतने बार नहीं पढ़ा है। और यहाँ पर सारी बातों को खेलिए कि आपने उसको कितने बार पढ़ा, कितने बार रिवीजन हुआ है। अपन ने देखा था अब अच्छा ये तो बंदा जूनियर उसमें समय चैंपियनशिप हुई थी उस समय चर्चा में था। बोले अभी कोई चर्चा में है क्या, अभी बोले साहब पार्टिसिपेट करके आए हैं, पैरा ओलंपिक में चर्चा में रहे हैं साहब जी, ओलंपिक्स में चर्चा में रहे हैं साहब। ठीक है, बेस्ट प्रदर्शन रहा अभी तक का। ये बंदे जितने रहे हैं चर्चा में उनके नाम लिखना पड़ेगा, कौन सा क्या खेलता है, कौन सा क्या खेलती, देखना पड़ेगा। इसमें एक बहुत ही खास रिलेवेंट चीज़ क्या है, बोले साहब पैरा ओलंपिक भी हुए, पैरा ओलंपिक में भी बेस्ट प्रदर्शन रहा अभी तक का। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, IAS में जाना है, PCS वगैरह में जाना है, आपको क्वेश्चन उठाकर पूछ देगा ऐसा कौन IAS बंदा है जो कि PCA है, जो कि पैरा ओलंपिक में मेडल जीत कर लाया है।
आपने करंट का न्यूज़पेपर पढ़ा होता, उसको डेली देख रहे हो तो चर्चा में था तो तरोताज़ा रहता दिमाग में। नहीं तो आप मैगजीन में केवल ढूंढते बस रह जाओगे, रट्टा मारा था याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 50-50 वाली बात हो जाएगी, दुखदाई हो जाएगा, फिर उसके नंबर कट भी सकते हैं और मिल भी सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ा तो अपन वहाँ याद रहेगा, नहीं यही नाम था सर। कई के तो ऐसे बोले सर सा से कुछ नाम आ रहा था, सा से आप नाम आने वालों के 2-2 3-3 ऑप्शन दे देगा एग्जाम में वहाँ पर। वो जानता है कि कैसी क्या हरकतें करते, किस तरीके से सोचते हैं बच्चे, एग्जैक्टली नाम। तो समझने का आशा ये है कि अपन को जब पढ़ते हैं, सिलेबस देखते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, अपन को एक आइडिया मिलता है कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो अपन उस टाइप की चीज़ें जब भी न्यूज़पेपर देखें तो उसको लिखेंगे, ना कि सब कुछ लिखने बैठ जाएंगे कि न्यूज़पेपर की एक प्रतिलिपि तैयार करने बैठ गए, सर्टिफाइड कॉपी। ऐसा थोड़ी करना है अपन को। 10% का भी रेशो नहीं, वो 1% से भी कम का रेशो होता है। ध्यान रखना जो भी आपने पढ़ा है लिखने का, 1% कहा मैंने आपको, यानी जितने शब्द पढ़े उसका 1% आपको मैक्सिमम लिखना होता है अपने रजिस्टर पर, बिल्कुल टू द पॉइंट शॉर्ट में। ठीक है, इससे फ़ायदा आपको मेंस में भी मिलता है, प्रीलिम्स में तो मिलता ही मिलता है। मेंस में क्या है, आप इस बात को सीख जाते हो कि मैंने साहब पढ़ी है 10 लाइनें इस बारे में, अब मैं इसका करंट का कैसे अपने रजिस्टर में लिखूँ कि ये 2 लाइन पे आ जाए। तो शुरुआत में आप 10 में से पता चला 8 लाइनें लिख रहे हो, एज इट इज़ छाप रहे हो, फिर उसके बाद में कुछ और मैच्योरिटी आई, अनुभव हुआ, कुछ वर्ष कुछ समय गुजरा आपका, लेकिन इसको ऐसे नहीं कुछ ऐसे लिख लो। तो अपन उसी बात को 8 में से 4 लाइनों में लिखने लगे, और फिर थोड़ी सा और आपने समय बिताया उसके साथ में, सीखते गए, करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान प्रैक्टिस में, एक समय परफेक्ट वाली बात। तो आप देखो साहब इस 10 लाइनों को मैं 2 लाइन में कैसे लिख सकता हूँ। लेखन शैली सुधरी कि नहीं सुधरी आपकी? आंसर राइटिंग मेंस की यही तो है कि आप इतना कुछ पढ़ के आए हो, उसको सारगर्भित तरीके से बोल दीजिए। यही तो है 200 वर्ड्स। बोले साहब 10,000 वर्ड्स पढ़ के हम आ गए उस टॉपिक पर। बोले नहीं, 200 वर्ड्स में बात लिख दो, 50 वर्ड्स में लिख दो, 100 वर्ड्स पे लिख दो, 1 लाइन पर लिख दो, क्या लिखोगे? तो आप देखो सीख वहाँ रहे हो और अप्लाई यहाँ कर रहे हो, उसका लाभ मिल रहा है आपको। धीमे धीमे आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, धीमे धीमे पर आएगा, यदि आप लगातार उसके पीछे लगे हो कि साहब मुझे सीखना ही है। कितने सारे एडवांटेज हैं, आप सोच कर देखिए करंट अफेयर्स के। ठीक, अब इसके बाद में क्वेश्चन है कि सर समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ क्या लिखें, इतने के बाद भी उसके सिलेबस भी देख लिया, प्रीवियस भी देख लिया, चलो कोई बात नहीं। अब जो बोलने वाला हूँ ध्यान रखना, कोई भी पॉजिटिव या रेयरेस्ट नेगेटिव, ठीक, पहले पॉजिटिव पर बात करते हैं। कोई भी पॉजिटिव ऐसी घटना जिसका इम्पैक्ट, जिसका प्रभाव अधिकतम लोगों पर पड़ा हो, मैक्सिमम लोगों पर पड़ा हो, उस पर ही क्वेश्चंस आते हैं। इस बात को ध्यान रखना। कोई भी ऐसी घटना, दुर्घटना, प्रघटना, योजना, स्कीम, स्पोर्ट्स, पॉलिसी, जिसका प्रभाव मैक्सिमम लोगों पर पड़ा हो, उस पर क्वेश्चन आते हैं। यानी कि कोविड और डेंगू, ठीक, डेंगू से भी बहुत सारे लोग प्रभावित हुए, बहुत लोगों की डेथ हुई है साहब जी। लेकिन डेंगू और कोविड में से यदि आप देखें, डेंगू से आपके देश के बहुत बड़े संख्या में लोग प्रभावित हुए, लेकिन कोविड से ना केवल आपके देश के बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए, बल्कि वर्ल्ड वाइड हुए। तो यानी ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को प्रभावित किसने किया? कोविड। इसका मतलब क्वेश्चन किस पर आएगा? कोविड पर आएगा। ठीक, नेगेटिव घटना भी यदि आपने देखी तो कोविड से रिलेवेंट जो भी पक्ष होंगे उन पर आने वाला है। इससे क्या होता है कि अपन ने 10 प्रकार की बीमारियों के बारे में पढ़ा कि साहब ये वाला वायरस भी चर्चा में था, वो भी चर्चा में था, इसमें भी वेरिएंट वगैरह ये था, पर अपन समझ आएंगे 10 में से 1 या 2 आने की संभावना ये है मैक्सिमम। यानी अपन को कोविड को अच्छे से तैयार करना था। इससे आपको ये हिंट मिल पाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी घटना प्रघटना कहा। अब यदि कहा जाए था व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जिसने दुनिया को, ज़्यादातर लोगों को प्रभावित किया हो, कभी भी क्वेश्चन उस पर आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। नो डाउट भगत सिंह ने देश के लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित किया। मैं स्वयं भी उनसे भारी प्रभावित हूँ साहब, बहुत प्रभावित हूँ। ठीक,
भगत सिंह पर क्वेश्चन आता है। लेकिन अनेक लोगों का ऐसा मानना है कि गांधी ने ना केवल इस देश के बल्कि दुनिया के लोगों को भी प्रभावित किया, और दुनिया के लगभग सभी देशों के नागरिकों को प्रभावित किया उनके मूल्यों ने। यही वजह है कि गांधी पर भगत सिंह से ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है। क्लियर बात? इससे आपको पॉइंट समझ में आता होगा। क्लियर? दोनों ही व्यक्तियों पर क्वेश्चन आते हैं। दोनों व्यक्ति पर क्यों आते हैं ये बात समझ में आ गई। दोनों व्यक्तियों में से ऐसा कौन व्यक्ति जिस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? और देखें आप, यदि किसी व्यक्ति ने नेगेटिवली प्रभावित किया, दुनिया में बहुत से तानाशाह हैं, दुनिया में बहुत से दुष्ट लोग भी रहे हैं साहब, ठीक है, लेकिन उनमें से भी कोई महादुष्टम सज्जन रहा हो, कोई जिसने ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया दुनिया में, नंबर ऑफ पीपल, यदि इस बंदे ने किया 5 करोड़ लोगों को प्रभावित, उसने किया 10 करोड़ को, किसी ने किया लेकिन सीधे 50 करोड़ लोगों को प्रभावित, तो क्वेश्चन जो उस पर आएगा जिसने 50 करोड़ को प्रभावित किया होगा, उसका नाम है हिटलर। वर्ल्ड वॉर 2, दुनिया के ऐसे कोई देश नहीं जो उसके कारण नेगेटिवली प्रभावित ना हुए हों। आप देखिए, उस पर क्वेश्चन आता है, उसके विविध पक्षों पर क्वेश्चन आता है। कभी क्वेश्चन पूछेगा उसकी आत्मकथा का नाम क्या है, कभी क्वेश्चन पूछेगा हिटलर कहाँ का निवासी था, कभी क्वेश्चन पूछेगा आपसे हिटलर जर्मनी का चांसलर किस वर्ष में बना। तो आप इस बात को ऑब्जर्व करो कि आप और भी तो दुनिया में तानाशाह रहे हैं, उनको उतना नहीं पूछ रहा है जितना उस व्यक्ति को। उससे कम प्रभावित किया अगर किसी बंदे ने देखे नेगेटिवली, और भी बहुत से लोग हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। बेनिटो मुसोलिनी, हिटलर के गुरुजी, ठीक, निश्चित रूप से इस बंदे पर क्वेश्चन आ जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे पीसीएस वगैरह का हो। बोलते साहब इस बंदे की उपाधि क्या थी, सिर्फ इतना ही था, जनरल क्वेश्चन, इस बंदे की उपाधि क्या थी। इतने में तो साहब हिस्ट्री सब्जेक्ट वाले अटक गए। कई प्रभावित किया उसने नंबर ऑफ पीपल्स को ज़्यादा आफ्टर हिटलर। क्वेश्चन पूछता है आपसे, इसका मतलब ये है कि आपको किन बातों को पकड़ के चलना है। कोई भी घटना, व्यक्ति, कोई भी स्थान, कोई भी प्लेस जिससे मैक्सिमम लोग या तो लाभान्वित हुए हों, या तो क्षतिग्रस्त हुए हों, या हानि में आए हों, उसको पूछता है मैक्सिमम को, हाईएस्ट को ही पूछता है साहब को। क्लियर है? तो ये बात को ध्यान रखिएगा। इन्हीं पर घुमा घुमा के क्वेश्चन आता है। कभी पूछता है कि बेनिटो मुसोलिनी का टाइटल क्या था, अगले साल पूछ देगा ड्यूश किसकी उपाधि थी। अपन फिर घूम गए साहब, बार बार उसी बंदे पर क्वेश्चन आ रहा है। आप ऑब्जर्व करो तो उसी की उपाधि को कभी स्लैंग एन से, कभी लेफ्ट टू राइट पूछता है, कभी राइट टू लेफ्ट पूछता है। इसका मतलब है कि पहली बात आपने करंट अफेयर से प्लस इस समझ के साथ में इस बात को फिक्स किया कि किन सेक्शनों से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, आपने इस बात को भी सीख लिया कि साहब कभी ये लेफ्ट टू राइट पूछता है, यानी इधर से इसके बारे में पूछता है, पूछे ही बंदे को रहा, जबकि कभी इसका ये एंगल देकर ये पूछता है, यानी कभी इसका दाएं हाथ का ऑप्शन देके बाएं हाथ के बारे में पूछता है, कभी बाएं हाथ का ऑप्शन देख के दाएं के बारे में पूछता है, कभी दाएं पैर का ऑप्शन देख के बाएं पैर का ऑप्शन पूछता है, कभी सिर का ऑप्शन देके धड़ पूछता है, कभी धड़ का ऑप्शन देके सिर पूछता है। यानी उसी बंदे पर फोकस होता है क्वेश्चन बार बार, पॉजिटिव बंदों में भी नेगेटिव में भी। कभी पूछेगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है, गांधी जी की। कहिए गांधी जी की इनमें से कौन सी पुस्तक है, 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन होगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्लियर है? फिर देगा हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, 4 ऑप्शन, उनमें से एक होगा गांधी जी। फिर देगा क्वेश्चन अगले साल क्या कि गांधी जी की इनमें से कौन सी पुस्तक है, हिंद स्वराज, 4 ऑप्शनों में से एक होगा। मामला क्लियर है? गांधी जी को पूछेगा साहब जी महात्मा की उपाधि ठीक किसने दी थी, लीजिए साहब जी इनमें से किसकी उपाधि महात्मा की थी, बोले गांधी जी की। गांधी जी के सबसे खास मूवमेंट तीनों, पहला मूवमेंट और सबसे खास मूवमेंट। पहला क्या है, चंपारण। देखो 50 बार क्वेश्चन पूछा,
कभी पूछे गांधी जी का इनमें से पहला मूवमेंट कौन सा था? चंपारण। चंपारण, फिर अगली बार क्या पूछेगा? चंपारण किसका मूवमेंट था सबसे पहला? गांधी जी। फिर जब ये दो बार दोनों टाइप से पूछ लिया, बोले साहब कुछ नया पूछना है, क्या पूछेगा आपसे? गांधी जी को चंपारण में किसने आमंत्रित किया था? बोले राजकुमार शुक्ल। ठीक, फिर क्वेश्चन देगा राजकुमार शुक्ल ने इनमें से किस पर्सनालिटी को आंदोलन के लिए कॉल किया था, आमंत्रित किया था? 4 ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, गांधी जी इत्यादि। फिर आंसर देखो। इसका मतलब घूम घूम कर वो एक ही धुरी पर सेंट्रिक है। इसका मतलब है कि आपको पहले फील्ड पहचानने की ज़रूरत है और उसके बाद में उस खास बंदे को पॉइंटेड आउट करके अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है। ये आपको करंट अफेयर से और कुछ ऐसी सोचों से आता है। जब आप बार बार रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और पेपर दे रहे होते तो आप समझ पाते हो साहब इसी को क्यों पूछता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन ही क्यों पूछता, तो आप उसको डिकोड कर पाते हो। यानी फाइनली क्वेश्चन पेपर को आप डिकोड कर पाने वाले हो। तो बार बार एक ही क्वेश्चन को या एक ही फील्ड को, एक ही पर्सनैलिटी को, एक ही घटना को घुमा घुमा कर पूछता है। ठीक, उसमें से भी गिने चुने रहते, कभी व्यक्ति से उपाधि, कभी उपाधि से व्यक्ति, कभी उस बंदे की कोई रचनाएं, कभी उस बंदे का कभी कोई कोटेशन, कभी उसका ईयर डिजिटल फॉर्म वाला। बोले चंपारण इनमें से किस वर्ष में हुआ था? 1917। 1917 में इनमें से कौन सा आंदोलन हुआ था? 4 ऑप्शन। चंपारण पहला था, गांधी जी का बहुत बार पूछा। फिर गांधी जी के सबसे खास मूवमेंट में से आप देखोगे असहयोग, सविनय, भारत छोड़ो साहब। भारत छोड़ो बिल्कुल आखिरी का, बहुत ही खास आंदोलनों में से एक कहलाता है, पूछ देगा साहब। भारत छोड़ो नारा, बोले गांधी जी ने कहा साहब जी करो या मरो, भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये सब चीज़ें होने वाली हैं साहब, पूछ देगा साहब। पहली बार भारत छोड़ो नारा किसने दिया था? बच्चे में एग्जाम टाइम सीधे सीधे पढ़ के जाते हैं हाँ गांधी जी ने दिया होगा, लेकिन वो जानबूझ के उन्होंने कहा कि साहब ये इतना ज़्यादा चर्चा में, लेकिन पहली बार पूछ रहा है वो, फर्स्ट टाइम घुमा रहा है वो जानबूझ के। गांधी जी ने किसी के नारे को ले लिया था साहब, बोले अच्छा है अपन इसको यूज़ कर लेंगे। आप देख लो यूसुफ मेहरौली, वहाँ 4 ऑप्शन में गांधी जी भी दिया था। तो घुमाने के लिए यानी टफेस्ट टाइप का क्वेश्चन बनाना सर, ठीक है। तो कभी भी ये एंगल आप पहचान पाते हो। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस टाइप से वो सेट करता है, किस टाइप से इजी क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से मिड रेंज के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से टफ सेक्शन आते हैं, ये सब आप करंट से बना सकते हो बहुत आसानी से। यूसुफ मेहरौली चर्चा में थे साहब जी, घटना के कारण चर्चा में थे, बना दिया उन्होंने क्वेश्चन। ऐसा आप यदि सर्च करोगे, देखोगे, एनालाइज करोगे, 70 से 80% क्वेश्चन पेपर, मैंने क्या कहा आपसे, करंट से अपडेट होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो न्यूज़पेपर विधिवत उठाकर न्यूज़पेपर ही किसी दिन आप लोगों को बताने वाले, 2-4 न्यूज़पेपर अपन उठा लेंगे। अभी फ़िलहाल में आपको चलिए बताते हैं कुछ चीज़ें। एक मैगज़ीन मेरे पास में है, मैं ग्रुप में भेज चुका हूँ, आप लोगों को देख चुके होंगे। पेज नंबर उसका 16 से वह स्टार्ट हुई है, आर्टिकल वगैरह सारी चीज़ें संपादकीय इत्यादि वगैरह के पश्चात में था। पॉइंट आया हुआ है अमरींद्रनाथ टैगोर की 150वीं पुण्यतिथि, ठीक। अब अपन ने अगर पहले से तैयारी की है, थोड़ी सा अनुभव है, अपन न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, तो अपन को समझ में आ जाए कि हाँ ये बंदा कौन क्या कहाँ साहब, ठीक। अवनींद्रनाथ टैगोर साहब, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के पहली बात तो भाई, ठीक है। 150वीं पुण्यतिथि, अब क्या मालूम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है या ऐसे ही इम्पॉर्टेंट है, पर यदि अपन ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए होते, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो अपन को मालूम था हाँ ये कला संस्कृति वाला सेक्शन है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता। रविन्द्रनाथ टैगोर किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेने वाला था, ठीक है। सबसे पहली बात तो एक बहुत ही फेमस चित्र के लिए जाने जाते हैं, जिस पर कम से कम 10 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। इसका मतलब है आप चित्रकार थे। गुरुदेव के भाई, मैंने कहा आपसे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर यानी कि बंगाल से, यानी कि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता आंदोलन के दौर के। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वन, नेशनल मूवमेंट का दौर है, इसका मतलब है कि उन्होंने राष्ट्रवादी चित्र बनाए होंगे, नेशनलिस्ट, और ऐसे चित्र बनाए होंगे जिससे नेशनल मूवमेंट को काफ़ी शक्ति मिली होगी। ऐसे चित्र निश्चित रूप से बनाए होंगे साहब। सबसे फेमस उनका जो चित्र 10 बार एग्जाम में आया हुआ है, दैट इज भारत माता का चित्र। MPPSC, IAS, UPPCS, छत्तीसगढ़ सब एग्जामों में आया है।
सीधा क्वेश्चन देगा, भारत माता का चित्र किसने बनाया था। दूसरे इनके जो सबसे फेमस चित्र कहलाते हैं वे थे मुगल विषय वस्तुओं पर आधारित चित्र। किस पर आधारित? मुगल विषय वस्तुओं पर। खास पॉइंट, अंग्रेजों का एक प्रकार से वर्चस्व था, उनकी शैली चली आ रही थी क्योंकि उनका दौर था, है ना। भारत माता का चित्र 1906-1907 के आसपास में आप देख सकते हैं, इनके द्वारा बनाया गया था, सबसे फेमस चित्रों में से। बंग भंग आंदोलन और सारी चीज़ें चल ही रही हैं, ठीक है। बताने का आशय है कि उस समय अंग्रेज़ों का बड़ा वर्चस्व चला आ रहा था। वो कह रहे थे हमारी ही शैली श्रेष्ठ है, आप लोग हमारे ही गुलाम हैं और हमारी ही तौर तरीक़ों से सीखते हो। ना केवल राजनीतिक रूप से आप गुलाम हो बल्कि मानसिक रूप से भी आप अंग्रेज़ों के गुलाम हो। उस विचारधारा को तोड़ते हुए उन्होंने भारतीय शैली को प्रस्तुत किया, क्योंकि बहुत ही सुंदर, बहुत ही महानतम शैली थी साहब। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक नया सांस्कृतिक आंदोलन भी इन्होंने क्रिएट किया। ये बहुत महान बात थी जिससे करोड़ों लोग प्रभावित होने वाले हैं। तो ये बात ना केवल प्रिंस की दृष्टि से बल्कि मेज की दृष्टि से भी आपको काम आने वाली है। इनके माध्यम से ही बंगाली चित्रकला का आधुनिक काल में विकास होने वाला है। पेंटिंग के स्कूलों की शुरुआत होने वाली है बंगाल से लेकर फिर पूरे देश भर में। वो भी किस पर फोकस होने वाले? नेशनलिज्म पर। राजा रवि वर्मा प्रभावित थे नो डाउट पश्चिमी से, है ना, केरल वाले अपने। लेकिन इन्होंने उस औपनिवेशिक दौर में जो नेशनलिस्ट विचारधारा प्रस्तुत की चित्रों के माध्यम से, यानी भारत के जो राष्ट्रीय भावनाएं हैं उनको व्यक्त किया। जैसे इसके पहले आंदोलन चल रहा था नहीं साहब, भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना, 1857 का विद्रोह वगैरह हो, और भी मूवमेंट देखें आप, अंग्रेज़ों का शोषण हो। बोले साहब कौन बंदरों में जंजीरों में जकड़ी हुई हैं? बोले भारत माता। अंग्रेज़ क्या बोलते? बोले भारत माता कोई चीज़ें नहीं, भारत जैसा कोई देश ही नहीं वो बोलते। हम कह रहे नहीं साहब जी, पूरा एक देश, अखंड भारत हमारा, और इस अखंड भारत की माता है साहब जी, भारत माता जंजीरों में जकड़ी हुई है, उसको आज़ाद कराना है। तो वो जो चित्र उन्होंने एक लोगों के भौतिक अभौतिक रूप से कहना चाहिए कि दिमाग में था, उसको एक भौतिक स्वरूप प्रदान किया। भारत के ये वो चित्र कहलाते हैं, भारत माता के चित्र। यानी कभी भी 15 अगस्त 26 जनवरी या कोई सा भी ऐसा नेशनल संस्थान हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, आप जब भी देखेंगे तो ये चित्र आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अपनी क्लास में भी लगा हुआ है यदि आपने ऑब्ज़र्व किया हो तो। भारत माता का चित्र साहब, उसका मतलब ये इतना फेमस चित्र हुआ और आज तक है और भविष्य में भी रहेगा कि एक एक व्यक्तियों तक पहुँचा। तो निश्चित रूप से एग्जामिनर आपकी अवेयरनेस को जब चेक करेगा तो कहेगा भैया ये चित्र किसने बनाया, जो हर जगह लगा देखने को अपन को मिलता है। संसद भवन से लेकर के स्कूलों, विद्यालयों, कॉलेजों इत्यादि सब जगह देखने को मिलता है, कोचिंग में देखने को मिलता है। ये किसका चित्र किसने बनाया है? मतलब ये भारत माता का चित्र है साहब। बोले इस कल्पना को साकार रूप या भौतिक रूप, ऐसा भौतिक चीज़ को किसने दिया? इतना सुंदर चित्र साहब, अवनींद्र नाथ टैगोर। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछने का उनका कभी भी ध्येय रहता है। ऑब्जेक्टिव है, यानी 4 ऑप्शन में से पूछना है तो भी ये वे है। जब इंटरव्यू पूछेगा तो जितनी बातें मैंने आपसे कही हैं, कुछ इस तरह से अपनी बात को विथ एविडेंस वहाँ पर रखना, निश्चित रूप से आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यदि आप रेगुलर वे में इस तरह से मुझे सुन रहे हैं, या जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उनको सुन रहे हैं, ग्रेस्प कर रहे हैं, तो कभी भी ध्यान रखना इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल पर होगा। और जिनका कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में अच्छे स्तर पर होता है, यानी जो बात करने वाले को ज़्यादा हिचकिचाते नहीं, हाँ सर एक्चुअली सर वो एक्चुअली वो सर ये वो सर ये एक्चुअली सर, अगर ये हड़बड़ा रहा है इसको देखना कभी नंबर कम मिलेंगे आपको। और देखना तो यूट्यूब पर इतने वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देखना मैक्सिमम हिंदी मीडियम के। आक्षेप नहीं है ये, परंतु यदि कोई कमी है तो उसको सुधारना ही चाहिए। हिंदी मीडियम के बच्चों का इंटरव्यू देखना, मॉक इंटरव्यू देने जाते हैं, बहुत से संस्थानों के पड़े हुए हैं, कहीं बाजीराम का, कहीं दस्ती का, कहीं किसी का।
और कहीं किसी का। एक इंग्लिश मीडियम के बंदे को देखना और हिंदी मीडियम के बंदे को, वहाँ पर इंटरव्यू बोर्ड के अंदर में उसके वे ऑफ टॉकिंग जो इंग्लिश वाले का होगा, चेहरा मुस्कुराता हुआ टाइप का, कुछ डर भी जाते होंगे, सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ। लेकिन जब बात करते हो बिल्कुल थ्रू आउट बात चल रही है, बिल्कुल फ्लो में चल रही है बात, ठीक। वहीं हिंदी मीडियम के कई बार मैंने विद्यार्थी देखे हैं, या आप स्वयं देख लीजिएगा, कि बात करते करते अटकते हैं, नहीं एक्चुअली सर वो ये, नहीं सर वो ये। ना वर्ड तो पहली बात तो अपन को बार बार ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। किसी भी बात को कहने का सही तरीका होता है कि आप ना वर्ड को कम से कम यूज़ करें। एब्सोल्युटली नो वाली बात है वो तो कहेंगे ही कहेंगे। बोले साहब आप शराब पीना पसंद करेंगे इंटरव्यू बोर्ड के सामने, बोले नो सर, फिर तो वहाँ नो ही बोलेंगे, पर एब्सोल्युटली नो है उसका आंसर, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कुछ आंसर एब्सोल्युटली यस होते हैं, उनकी भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ बीच के जो आंसर होते हैं उस पर कभी, जिसमें आपका दृष्टिकोण चेक किया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये जब अटक अटक के बात कर रहे होंगे तो कभी भी इनके इंटरव्यू में नंबर कट जाएंगे। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या होती है? करंट अफेयर्स। जिसका करंट अफेयर्स डेली न्यूज़पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग है, द हिंदू जैसे पढ़ रहा है या इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, बोला आप उससे कहीं से ही पूछोगे ना, वो कुछ तो बता ही देगा, अटकेगा तो नहीं कम से कम। और उसको खुद को अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि जो आप पूछ रहे हो मैं उससे परिचित हूँ। जबकि आप केवल मैगजीन का रट्टा मार के गए हो, तो उतनी मैगजीन अगर वो पढ़ के आया होगा एग्जामिनर, तब तो फिर अपन को बन जाएगा। और मैगजीन के अंदर से पूछा जाएगा या कवर हो गया होगा तब तो बन जाएगी, तो फिर अपन अटक जाएंगे। फिर वहाँ से कॉन्फिडेंस आपका ब्रेक होना शुरू होता है। तो इस चीज़ को समझिए। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको, कौन सा पेपर टफ होता है और कौन सा पेपर आसान होता है। किस पेपर को आप टफ बोलते हैं, किस पेपर को आसान, ये बहुत ही मिथ्या धारणा होती है विद्यार्थियों की। कौन सा पेपर टफ होता है, कौन सा आसान होता है, कब पेपर टफ होता है और कब पेपर आसान होता है। याद आ जाए, पकड़ नहीं है, ठीक है। और कोई व्यक्ति, कौन सा क्वेश्चन टफ होता है, कौन सा आसान होता है। जिस सब्जेक्ट पर प्रैक्टिस हो आपकी, अच्छा ठीक है। मतलब सीधी बात ये कहना चाहते हैं आप कि नहीं सर, जो पढ़ के जो अपन ने जो सब्जेक्ट अपन बार बार पढ़ते हैं, जिसकी अपन प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने लिए आसान होता है, जिसकी नहीं करते वो कठिन होता है। अगेन कोई कह रहा है आप में से, इधर कुछ टॉपिक ही, कुछ सब्जेक्ट ही टफ होते हैं, हिस्ट्री वगैरह हो गया, ज्योग्राफी हो गया, टफ ही होते हैं, ऐसा कुछ कह रहा है। ये टोटल गलत बात है, मैं आपको क्लियर बता दूं, 100% गलत बात है, ठीक। और इस भ्रांतियों में, इन कन्फ्यूज़नों में बच्चे बहुत लंबे समय तक वर्षों गुजार देते हैं, उनका कन्फ्यूज़न कोई दूर नहीं करता। मैं बताऊं, क्वेश्चन पेपर बोलो या क्वेश्चन बोलो, चाहे इंटरव्यू के क्वेश्चन बोलिए, चाहे मेंस के क्वेश्चन बोलिए, जो आप पढ़ के गए हैं उसमें से ही पेपर आ जाए तो कभी पेपर आसान लगता है अपन को। अपन पढ़ के तो भारी भरकम गए हैं, लेकिन उसमें से आया कुछ नहीं, तो वही पेपर आपको टफ लगता है। वो चाहे हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, चाहे ज्योग्राफी का, चाहे पॉलिटी का, चाहे इकोनॉमी का, चाहे कहीं का हो, जो आप पढ़ कर गए हैं वही आ गया। अरे बहुत आसान पेपर था, मुझे तो आसान लगा। जो पढ़ कर गए उसमें से नहीं आया, तो वही बंदा निकलते बोला अरे पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लिया। सर इतना सा होता है। तो ये हो गई सही समस्या को समझना सीखो। ये क्या है? ये समस्या है। अब इसका समाधान क्या है? बोले सर कैसे मालूम चले हमें कि क्या पढ़ के जाना है? कोई बाबा बाबा से मिलें, कोई पंडित जी से मिलें, कहीं चलें अपन, है ना? चल, समाधान इसका ये है, जो एग्जामिनर पढ़ता या लिखता है, दोबारा बोल रहा हूँ, जो एग्जामिनर पेपर सेट करने वाला व्यक्ति पढ़ता या लिखता है, आपको उसे ही पढ़ना चाहिए। एग्जामिनर द हिंदू पेपर पढ़ता है, निश्चित रूप से जब वो करंट का क्वेश्चन पूछेगा तो कहां से पूछेगा? आप पढ़ के जा रहे हो दैनिक भास्कर, कुछ बातें द हिंदू और दैनिक भास्कर में कॉमन होंगी 50%, 60%, 40% बातें कॉमन मान लो, हो सकता ना हो। हमारी नज़र से देखो तो हम तो कहेंगे 10% कॉमन है, 90% कॉमन ही नहीं है। अब क्या बोले आपको? तो उनने जो पढ़ा उसमें से पूछा, अपन ने वही टॉपिक पढ़ के आए दैनिक भास्कर में से, पर उन्होंने जब पूछा तो वो वाली बात अपन को पढ़ने को मिली ही नहीं थी दैनिक भास्कर जैसे न्यूज़पेपर में।
तो अपन को टफ लगेगा वो। जो एग्जामिनर पढ़ता या लिखता है उसे ही जब आप पढ़कर जाते हैं संभावना इस बात की ज़्यादा होती है उसमें से ही क्वेश्चन आएगा। क्लियर? अभी भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। द हिंदू का एक एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल, कभी भी आप देख लीजिएगा, पीसीएस बोर्ड्स हों चाहे यूपीएससी हो, यूपीएससी भारत सरकार का सबसे टॉप संस्थान जो कि एग्ज़ाम लेता है, भारत सरकार का सबसे टॉप संस्थान जो कि बुक्स पब्लिश करता है, खासकर हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। तो इंग्लिश में तो अच्छी बुक्स फिर भी मिल जाती हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो टॉप लेवल की हैं वो इंग्लिश में ही लिखी गई हैं, लिखी जा रही हैं, उनका आपको ट्रांसलेशन मिलता है। यही वजह कि एम लक्ष्मीकांत पहले केवल इंग्लिश में आती थी, बाद में अब आने लगी क्या, हिंदी में भी। हालांकि वो भारत सरकार की नहीं है, एक बात बताई मैंने। संस्थान का नाम हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, भारत सरकार का। जितना आप रट्टा बताते हैं ना बच्चे, बोले मॉडर्न इंडिया के लिए अच्छी बुक, बोले विपिन चंद्रा, देख लेना किस पब्लिकेशन की है, जो मैं कह रहा हूँ उसी की है। मिलेगा आपको उसमें क्वेश्चन पेपर, उसमें से ही आता, जो कहीं नहीं मिलेगा वो उसमें मिलेगा। नेक्स्ट बॉडी हिंदी ग्रंथ अकादमी, संस्था का नाम हमने बताया हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, भारत सरकार। ठीक, विपिन चंद्रा बुक जो आती है उसका कवर पेज आप देख लेना, उसमें ऊपर ही कवर पेज पर ही पेज के निचले हिस्से में लिखा होता है साहब, इन पब्लिकेशंस की बुक में से पेपर बनता है। क्योंकि इन बुकों को जिन्होंने लिखा है वही लोग पेपर सेट भी करते हैं और वही लोग पेपर चेक भी करते हैं। आपकी गाइडों को इन्हें पढ़कर बनाया गया होता है, ये सार की बात है। तो उनने क्या किया होता है कि उस किताब के 10 पेज में से अपना आधा पेज बना दिया, तो पता चला 9.5 पेज में से जब कोई बात आएगी तो बनेगी नहीं आपको, क्योंकि आप तो गाइड पढ़ के आए हो, जबकि उसमें बिल्कुल सिंपल सी लाइन आई होगी। सीधी सी बात है। क्लियर? और पॉइंट देखो, चलो हिंदी ग्रंथ अकादमी के बारे में बताएं। अभी आपने एमपीपीएससी का पेपर दिया, कितना मज़ा आया पेपर देकर, है ना? कितनी करवटें बदली होंगी रातों तक आपने। बोले पता नहीं कहाँ के क्वेश्चन पूछ लिया सर। बोले मांडू साउथ इंडिया की वजह कुंजी किसका कथन है, वेले ही नहीं रहा। और भी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले साहब जी, राजस्वाद भ्रूणावस्था इत्यादि वगैरह पूछ लिया। मुआसिर आलमगीरी किसकी क्या पुस्तक है, पूछ लिया आपसे क्वेश्चन साहब। टंट्या भील का मूल नाम क्या था, पूछ दिया आपसे क्वेश्चन। लगाते ही रह गए साहब। मैंने आप लोगों को एविडेंस दिए थे अपने यूट्यूब के वीडियो में, मैंने पेज नंबर तक दिए हैं कि कहाँ पर क्या लिखा है, और बुक्स का नाम भी आपको मैंने बताया है। ज़रा देख लेना वो किस पब्लिकेशन की बुक है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की। सब नहीं पढ़ना है कि 100 की 100 उनकी पब्लिश की बुक है, 100 पढ़ने बैठ गए। मैंने तो बताया है कि आपको गिनती की पढ़ना था। आपको एज इट इज़ वही लाइन मिली कि नहीं मिली। इवन मैंने ये तक पेज भेजा कि एक पेज में से 2-2 क्वेश्चन आए हैं, ऐसे तक मैंने आपको एविडेंस दिखाए हैं। इससे क्या समझ में आता है, जिस बंदे ने वो किताब लिखी है उस बंदे ने या उस बंदे के ग्रुप ने ही वह क्वेश्चन पेपर सेट किया है। प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी करेंगे। तो जब उसके फैक्टों को आप प्रीलिम्स में बनाओगे तब ना जाके मेंस लिख पाओगे, वरना बच्चे कहेंगे सर हमसे तो पिछली बार 50 ही बन गए थे, लेकिन इस बार तो हम तो 60 भी नहीं बने। बनेंगे भी नहीं कभी, जब तक आप इन पर कमांड नहीं लाओगे, इनको पढ़ोगे नहीं। समझो इन बातों को, ठीक। एग्जामिनर क्या पढ़ता या लिखता है? द हिंदू पढ़ता है। एग्जामिनर क्या लिखता है? जिन किताबों को वो लिखता है उसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक। ना केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी। मेंस में उनके फैक्टों की बजाय उसके तथ्य और उसकी फीलिंग आती है कि वो उस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। मेंस में ऑब्जेक्टिविटी का अभाव होता है। एक ही घटना के 50 प्रकार के पहलू आप सोच सकते हैं, लिख सकते हो, लेकिन एक संतुलित अवधारणा क्या हो जिसके नंबर अपन को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, वो सटीक कौन बता सकता है? संसार में भगवान की बातों को केवल एक ही व्यक्ति बता सकता है जिसमें आपको ज़्यादा नंबर मिले। कौन? जो बंदा चेक कर रहा हो उसकी खुद की अवधारणा क्या है, भले ही गलत क्यों ना हो, भले ही गलत हो, और उसकी खुद की अवधारणा क्या है। पर हालांकि इतने हाई लेवल के लोगों की गलत नहीं होती अवधारणाएं। पर एक बात मैंने बताई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डुअलिस्टिक अप्रोच हो जाती है, साहब ये भी सत्य है और ये भी सत्य है, अब इन दोनों में से एक बात क्या लिख दें।
तब फिर आपको ये काम आता है। इस प्रकार के जो मैंने आपसे पब्लिकेशंस कहे, उस बंदे ने जो थॉट दिया होगा वहाँ पर, कंक्लूज़न दिया होगा, जो विचारधारा दी होगी, आपने पढ़ी उनकी किताबें, तो निश्चित रूप से आपको मेंस का क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिखते बनने वाला है। निश्चित रूप से ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो इसलिए मैंने क्या कहा, जो एग्जामिनर ने पढ़ा हो या लिखा हो, द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर ही वो पढ़ते हैं। इस प्रकार की बुक्स उनके द्वारा ही लिखी गई हैं। तीसरा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, कुछ ऐसे भी एग्जामिनर होते हैं जिनके नाम आप सुनते हैं, ये सबको मालूम है कि हाँ ये एग्जामिनर बोर्ड में शामिल है डायरेक्टली, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो कि इंटरव्यू बोर्ड और मेंस की कॉपियों को चेक करने में या प्रीलिम्स का पेपर बनाने में शामिल होते हैं, परंतु उनके नाम आप सुनते नहीं हैं, गुप्त होते हैं। ठीक, इन राइटरों का या इन विद्वानों का टाई अप होता है बोर्ड्स के साथ में, वो अपना नाम कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक, अब डिस्क्लोज नहीं करा, अपन को पता कैसे चले, तो अपन अपनी सिक्स्थ सेंस और अपने अनुभवों से इस बात को कैच करते हैं। कभी भी ध्यान रखना कि ये बंदा जो है बार बार पॉलिटी में इसी बंदे का क्वेश्चन आता है और इसकी किताब में वही क्वेश्चन एज इट इज़ लाइन में हमको मिल जाता है। बोले साहब नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्वेश्चन आया कि भारतीय संविधान के मूल हैं, बोले एज इट इज़ यही लिखा हुआ है इस बंदे की किताब में भी। और एक बार हो गया, चलो तुक्का लग गया, हो गया था, एक बार हो गया, बोले संयोग था, एक बार 10 बार सर संयोग था। इसका मतलब है कि बार बार इस बंदे की किताब में से क्वेश्चन आता है, अभी पिछले 10 सालों से, 12 साल से। इससे ये पता चलता है अपन को एक लॉजिकल वे में कि पक्का ये बंदा उस टीम में शामिल है जो कि पेपर को सेट करती है, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो। ना वहाँ से ऑफिशियली किसी ने लिख कर दिया कि ये शामिल है, ना ये बता रहे हैं कि ये शामिल है। ये क्यों बताएंगे? क्योंकि वहाँ से भी टाई अप होता है, आप बताओगे नहीं, आप डिस्क्लोज नहीं करोगे इस बात को, बिल्कुल नहीं, तो जिस दिन कर दोगे आपको निकाल भी दिया जाएगा। पेपर सेट करने के लिए सैकड़ों लोगों की टीम होती है, बोले आप भी शामिल हैं, आप इस सब्जेक्ट का करेंगे, आपको नहीं मालूम कि इस साल आपका ये वाला क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। वो सब्जेक्ट अकेले के लिए 10 लोग होते हैं, रैंडमली उनसे क्वेश्चन ले लिए जाते हैं और फिर सेट होते हैं। ये मेरे गुरुजी क्या बताऊँ मैं, है ना, वो खुद चली गए। तो इससे अपन को ये समझ में आ जाता है। तो आप गौर करना, कुछ खास बुक्स में से बार बार पेपर में, प्रीलिम्स में और मेंस में और इंटरव्यू कुछ खास क्वेश्चन आते ही आते हैं साहब। प्रीलिम्स में आप एज इट इज़ उसको सर्च कर सकते हो, मेंस में सर्च करना, चलो बताता हूँ तरीका। आप देखना कि ऐसे कौन से राइटर हैं जिनके जो एज इट इज़ कोटेशन उनकी बुक्स में दिए हैं, वही कोटेशन को उठाकर वो क्वेश्चन बना देते हैं मेंस का। IAS में देख लेना, आप PCS वगैरह में देख लेना, मिल जाएगा आपको। इससे ये समझ में आता है कि साहब अच्छा पेपर तुम्हारे यहाँ से सेट किया गया, वो तुम ही ने किया है या हो सकता है तुम्हारे किसी विद्यार्थी ने किया हो, ऐसा हो सकता है, पर पेपर यहाँ से ही आता है। तो अब वापस कंक्लूड करो इसको। अगर ये चीज़ आप दिमाग से फाइंड आउट कर लें या खुद नहीं कर पा रहे हो तो कोई अनुभवी व्यक्ति ही आपको बताएगा, ठीक, जिसको 10 वर्षों का अनुभव हो। नए नवाड़ी कोई ना बता पाएंगे, तो बोले हमने 1 साल एक मेंस से लिखा हुआ सर, तो ऐसा ऐसा लग रहा है। ठीक है, ज्ञान होगा उनमें भरपूर, उनकी कोई आलोचना नहीं करे, पर ये अनुभव से आता है, ये ज्ञान से नहीं आता। तो जब ऐसा व्यक्ति आपको बताए कि ये चीज़ बेटा पढ़ लो, इसको यहाँ से पढ़ लो, मैंने तो एविडेंस दिए हैं आप लोगों को, आप देख लेना बहुत अच्छे से, और ऐसे ऐसे दिए हैं कि कोई नहीं देगा आपको। तो जब आप ये करते हो तो आपका कंक्लूजन क्या है इस बात का? एग्जामिनर जो पढ़ता है बेटा वो तुमको पढ़ना चाहिए, एग्जामिनर जो लिखता है आपको वही पढ़ना चाहिए। और जब जो पढ़ा है पेपर उसी में से बनता है, उसी में से बनेगा, तो वह पेपर कभी भी आपको आसान लगेगा। और जो अपन ने पढ़ा तो भरपूर है लेकिन उसमें से नहीं आएगा, तो पेपर आपको कभी कठिन लगेगा। यानी पेपर आसान और सरल, आसान और कठिन कुछ नहीं होता, केवल फ़र्क इस बात का होता है कि मैं जो पढ़ कर गया था उसमें से आया कि नहीं आया। ऐसा तो नहीं मेरा बुकों का चयन गलत था, और ये धोखा सबसे ज़्यादा बार होता है हिंदी माध्यम के साथ में। मैक्सिमम हायर बॉडी UPSC जैसी या MPPSC ऐसी में भी आप देख लो, UPPCS में देख लो, इसकी जो बॉडीज़ होती हैं पेपर बनाने वाली, वो थ्रो आउट इंग्लिश वाले हैं साहब जी।
तो इंग्लिश की ही उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, उनमें से मैक्सिमम का हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं है। उनके द्वारा जो पढ़ा जाने वाला न्यूज़पेपर, मैंने दोनों के नाम आपको बता दिए, मैक्सिमम हिंदू ही प्रेफर करते हैं वो, ठीक है। उसी प्रकार की वो थॉट्स भी प्रेफर करते हैं। ये सब चीज़ें तथ्यात्मक और भावात्मक दोनों ही ट्रांसलेशन में हिंदी माध्यम वालों को उतनी गुणवत्ता परख से नहीं मिल पाती, पढ़ने ही नहीं मिलती। तो वो पढ़ने ही नहीं मिला, पढ़ा अपन ने कुछ और, पढ़ना तो कुछ है ही, अपन को मेहनत तो कर रहे दिन रात, लेकिन उसमें वो चीज़ मिली नहीं, लेकिन पेपर आ गया इधर से, क्योंकि वो आपको हिंदी में पढ़ने नहीं मिला। तो इनको वो पेपर क्या लगेगा, कभी भी टफ ही लगेगा। इनका प्री पास करना दुश्वार हो जाएगा, इनका मेंस पास करना दुश्वार हो जाएगा, इनका इंटरव्यू में उत्तर से वो सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस तक वो उतना उच्च विचार या वैसे वाले विचार नहीं, क्योंकि ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है। गिने चुने हैं, बोले हाँ लक्ष्मीकांत का ले लो ट्रांसलेशन मिल जाए, विपिन चंद्रा का मिल जाए, बाकी का क्या। 50 यूनिट है सिलेबस में, 2 के 4 के ट्रांसलेशन दे रहे हो, 45 के 46 के ट्रांसलेशन नहीं है सटीक वाले अच्छे वाले, तो उससे कहाँ से बनाएगा, वो कभी नहीं बना पाएगा। तो इसलिए मैंने क्या कहा, इंग्लिश मीडियम वालों की दर कभी भी ज़्यादा क्यों होती है, ये वजह है क्योंकि वो वही पढ़ते हैं जो एग्जामिनर पढ़ते हैं, और जब अपन वही पढ़ के जाते हैं, वही एक किताब अपन पढ़ के गए और उसी एक किताब में से क्वेश्चन आ गया, तो अपन को पेपर बड़ा आसान लगता है। बोले अरे ये तुमको नहीं मालूम, बोले इतनी मामूली चीज़ है तो हम पढ़ के आए थे। बोले हद कर दी यार, हमने तो बहुत पढ़ा, 10-10 किताबें पढ़ी, पर ये वाला पॉइंट पढ़ने नहीं मिला था, हमने कहाँ पढ़ लिया। बोले तो हिंदू देख लेना, हिंदी माध्यम का बत्ता यहीं से लॉक होना चालू हो जाता है, नज़रें झुकाना शुरू कर देता है। बोला हमने तो हिंदू पढ़ा तो था, जस्ट देख ली थी, यूट्यूब पर जो वीडियो एनालिसिस आता है वो देख लिया था, काम नहीं आएगा। आपको खुद ही मरना पड़ेगा, खुद ही तड़पना पड़ेगा, तब जाके आपको स्वर्ग मिलेगा, आपके बदले में कोई और नहीं कर सकता। आपको स्वयं उसे पढ़ना चाहिए था और आपको खुद उसकी लिस्ट बनानी थी, ना कि किसी के बनाए हुए अधकचरे कंटेंट पर आपको डिपेंड रहना था, यदि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं। इंग्लिश नहीं आती तो सीखना था, और सपना तो वह मजबूत होना चाहिए कि इंग्लिश आप जर्मन में पूछोगे, फ्रेंच में पूछोगे, रशियन में पूछोगे, अंडमानी भाषा में पूछोगे, हमको अधिकारी बनना ही है, IAS बनना ही है, PCS में जाना ही है। आप अंडमानी भाषा भी पूछोगे तो हम सीख के आएंगे, वो तो छोड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की भाषा क्या थी, हम वो भी सीखने का जज्बा रखते हैं। यदि आप उससे पूछोगे तो हम जरूर उसको भी सीख कर आएंगे, और ये कॉन्फिडेंस लेकर ही आएंगे कि हाँ हमसे बनेगी। भले ही ना बने, हम हार जाएं, पराजित हो जाएं, परंतु हारने का बोध कभी भी दिमाग में नहीं आने देंगे। तो आप इंग्लिश के, आप तो जर्मन में पूछो, फ्रेंच में पूछो, आप अंडमानी निकोबार में पूछो, हम सारी लैंग्वेज सीख के आएंगे, क्योंकि सीखना ना सीखना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मेरा लक्ष्य ये, मुझे ये बनना ही है, और इस लक्ष्य और मेरे बीच में यदि कोई भी बैरिकेड आएगा तो मैं तो उसकी धज्जियाँ उड़ाते निकल जाऊँगा। इंग्लिश आएगी तो इंग्लिश बोले सब पानी बना दूंगा, मैं सीखूंगा ही नहीं, इंग्लिश को पानी पिला दूंगा, ऐसी वाली फिर आएगी। जिन विद्यार्थियों में इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वो आसानी से सेलेक्ट होते हैं, IAS में भी होते हैं, PCS में भी होते हैं। लेकिन जिनमें जरा से यही बात आती है, बोले इंग्लिश अच्छा हिंदू पढ़ना है, अरे यार कैसे होगा, अपनी तो बचपन ही से कमजोर रही, सप्लीमेंट्री से पास है अपन, ये कभी भी ये बच्चे बेचारे परेशान हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए, बोले 10वीं में हमको 2 बार सप्लीमेंट्री आई, 2 बार में पास हुए हम इंग्लिश को लेकर। पहली बार में फेल हो गए थे, फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री में भी फेल हो गए थे, फिर तीसरी बार सप्लीमेंट्री बड़ी मुश्किल 70 नंबर लाके पास हुए। लेकिन अब लक्ष्य क्या है, वही है ज़िंदगी का, अब तो साहब बनना ही है IAS, और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इंग्लिश चाहिए ना, उसके लिए सीख जाएंगे हम, 3rd डिवीज़न से पास हूँ, सप्लीमेंट्री पास, पर अब मैं सीख जाऊँगा साहब, और इतने अच्छे लेवल पर सीखूँगी, इंग्लिश मुझसे घबराएगी। अभी तक मैं उससे घबराता था, वो मुझसे घबराएगी साहब। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण ये प्रश्न नहीं है कि मुझे ये लैंग्वेज आती नहीं आती, महत्वपूर्ण ये है कि मुझे ये बनना ही है, और इसको बनने के लिए, ये चीज़ बनने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा, अंगारों पर भी चलना पड़ेगा तो मैं चलूँगा, इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति है मुझ में। वो बंदे देखना सेलेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ इतने ही का खेल है, किसी भी चीज़ को अपने मार्ग में, अपने लक्ष्य मार्ग में बैरिकेड ना बनने दो, ये कह रहा हूँ। बच्चे बैरिकेड बनने थे, बोले अरे इंग्लिश हमसे सर मैं कमज़ोर हूँ, बोले सर हिस्ट्री में मेरा दिमाग नहीं चलता, मेरा पॉलिटी में नहीं चलता, सर साइंस टेक कमज़ोर है। इतनी नकारात्मक बातें तो करना ही नहीं। क्या पूछने वाले, हिस्ट्री ना, मुझसे कुछ नहीं बनता हिस्ट्री में, पर अब मैं हिस्ट्री बना डालूँगा। मुझसे साइंस टेक नहीं बनता, पर अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ
टकराने के लिए भले ही मैं चकनाचूर हो जाऊं, मरने को तैयार हूं, पर अब मैं झुकने को तैयार नहीं, मुझे सिलेक्शन चाहिए। जब इतनी प्रतिबद्ध विचारधारा, इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो विद्यार्थी कमाल कर जाते, इतिहास रच के जाते थे। और एक्सक्यूज़ देने वाले नहीं तो फिर एक्सक्यूज़ देते ही रह जाते हैं। तो कुछ वे मैंने आपको बताए करंट अफेयर्स के, कुछ बातें कहीं आपसे, जो एग्जामिनर पढ़ता या लिखता है आपकी भलाई इसमें है कि आप भी वही पढ़ें। ये कंटेंट आपको कोई बताता नहीं, हर कोई ये बताता है कि साहब फलानी कोचिंग के नोट्स ले लो। कई तो आजकल इसके भी आगे निकल गए हैं, बोले हमारा पब्लिकेशन, प्राइवेट पब्लिकेशन, उसका नोट सबसे अच्छा, इंडिया में नंबर 1, दुनिया में नंबर 1, अंतरिक्ष में नंबर 1। सिवाय बकवास के कुछ नहीं है। ठीक, एक कोचिंग का कोई भी अच्छा सा नोट्स ले लो, मैं तो आपको यही सजेस्ट करता हूँ, अच्छा था, जो आपके एज पर सिलेबस हो वही अच्छा है। ठीक, दूसरा क्या है, उसके लिए एक टेक्स्ट बुक रखो, बस सफिशेंट होता है। चाहे वो NCERT हो, चाहे जो भी आपको सजेस्ट की गई हो आपके अच्छे गुरुजनों के द्वारा, वो आपका कम में ज़्यादा काम बनवा देते हैं साहब। यहाँ पर आप जब से पढ़ रहे हैं इस बात को फील कर गए होंगे, साहब ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं कि बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो जाती बातें। कुछ जब इस तरीके से आप करोगे तो आपको कभी पेपर आसान लगेगा, वरना पेपर भारी टफ लगने वाला, अपना सिलेक्शन अभी बहुत दूर है, बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली साहब। जो एग्जामिनर यानी कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, वही पढ़ाई करेंगे, ये बात दिमाग पे चढ़ा लो। इंग्लिश मीडियम वाले यही करते हैं, उनके पास वो कंटेंट अवेलेबल है, आसानी से सेलेक्ट हो जाते हैं। हिंदी मीडियम वाले उसको बैरिकेड बना के रखते हैं, उसी टॉपिक की 36 किताबें पढ़ के जाते हैं, परंतु 37वां पॉइंट वो पूछ लेता जो इंग्लिश वाले में पहली ही लाइन पे आया था, इनके में कहीं आए नहीं, फेल हो जाते हैं। इंग्लिश बैरिकेड है, सीख जाएंगे अपन, 6-8 महीने का 1 साल का खेल है, मुश्किल धज्जियाँ उड़ा देंगे, तो अभी चकनाचूर कर देंगे यदि ठान लिया आपने तो। द हिंदू से पेपर आता, द हिंदू पढ़ेंगे, ज़मीन आसमान एक करके पढ़ेंगे। शुरुआत में नहीं समझ में आएगा, होगा, रुला देगा आपको द हिंदू शुरुआत में, बोले साहब पल्ले नहीं पड़ रहा, वर्ड नहीं मिल रहा हमको डिक्शनरी में, इसका मीनिंग क्या है हिंदी में, ऐसी स्थिति बना देगा वो। पर उसके बावजूद भी जो टिका रहेगा वो सिलेक्शन पा जाएगा। तो उसके बाद में धीमे धीमे उसको वर्ड्स मिलने लगेंगे, उसको मीनिंग धीमे धीमे समझ में, पता ही नहीं चलेगा कब ये सब हो गया। ये सब इसलिए हो गया कि बस कोई ईश्वर, कोई शक्ति देख रही थी, बेटा तुम डर कर भागते हो कि डटे रहते हो, बस वो सिर्फ इतना देख रही थी। उसने देखा कि नहीं ये डटा हुआ बेबी, इससे कुछ नहीं बन रहा, तब भी ये डटा हुआ है, डटी हुई है, बस वो सिर्फ इतना ही देख रहा था। बोले चलो इसकी मदद कर देते हैं अपन। ये होता है कुछ ना कुछ फिलॉसफी साहब। फिर आपका आगे बढ़ने का दौर शुरू होता है, और जो पीछे लौट जाते हैं तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। कुछ इस तरह से पढ़ो। अब जैसे हमने आपको अवनींद्रनाथ टैगोर बताया, अभी कितनी बातें हमने आपसे कही, गिनती की बातें कही, सुना आपने, उसको पढ़ा आपने। अवनींद्रनाथ टैगोर नेशनल मूवमेंट के दौर में गुरुदेव के भाई, ये अरबी लगभग आपको बताया, क्या काम करते थे, चित्रकार थे साहब जी। पेंटिंग में भी कौन सी, नेशनलिस्ट वाली, भारतीय विचारधारा को लेके। वेस्टर्न को उन्होंने नकारा, वेस्टर्न वाले जितने भी थे उनको भी नकारा, अब वो चाहे इंडियन रहा हो चाहे फॉरनर रहा हो। ठीक, उन्होंने कई चित्र प्रस्तुत किए। उनकी जो चित्रकला की विषय वस्तु थी मेनली 2 चीज़ों पर आधारित थी। पहला सबसे फेमस चित्र भारत माता का, दूसरा सबसे फेमस विचारधारा उनकी किस शैली से प्रभावित, उनके विषय क्या थे, मुगल। यही पढ़ा ना आपने, यही लिखा आपने, इतनी सी बात है साहब। नेशनल मूवमेंट को उन्होंने बढ़ावा दिया, यही पढ़ा आपने। बंगाल की चित्रकला को, बंगाल के स्कूलों को, है ना। बाद में आप देखें गुरुदेव जब विश्व भारती बनाएंगे तो निश्चित रूप से यह भी एक चीज़ साथ में उसमें चल रही होगी। इतने में से अवनींद्रनाथ टैगोर पर क्वेश्चन आएगा तो प्रिलिम्स में ही बन सकता है आपसे, और मेंस में भी आप बना जाओगे। इतनी सी तो बात है। अगर आप गौर से देखो तो पूरा का पूरा वो 1 पेज में दिया हुआ है इसमें। ठीक है, मैंने उस 1 पेज का आपको कितने शब्दों में बताया, मुश्किल 3 लाइन 4 लाइन में बता दिया, दिमाग में ग्रेस्प। ऐसे कर करके आप देखोगे तो इस मैगजीन में 200 पेज हैं समथिंग, 1 पेज यानी 3 लाइन है, और उतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी शुरुआत में, बाद में तो रिपीट होने लगी चीज़ें, फिर आपको धीमे धीमे बनेगा। कुछ इस वे में पढ़ें साहब, क्लियर है। दोबारा बिल्कुल ज़ीरो से, पहले से बिगनिंग टू एंडिंग तक कंक्लूड कर दें। एक न्यूज़पेपर इंग्लिश, एक न्यूज़पेपर हिंदी पढ़ना ही है अपन को डेली, 2 घंटे निकालना ही है। एक रजिस्टर अपना अलग रहेगा A4 साइज़ का,
इन न्यूज़पेपर के लिए भी इंग्लिश वाले में दिक्कत जाएगी तो अपन थोड़ी बहुत वॉकअप पे काम कर लेंगे, धीमे धीमे आ जाएगा। मंथली मैगजीन एक ज़रूर आपको रखनी है, बिल्कुल रेगुलर एक ही रखना। ये नहीं करना बोले सर हमने इस साल 10 ले ली थी, अगले महीने हमने ये ले ली, उसके अगले महीने हमने कोई और ले ली, ये गंदगी मत फैलाना। एक यानी एक, पहले सुन लो, समझ लो, अपने टीचर से, अपने मेंटर से पूछो कि कौन सी ले लें। हिंदी मीडियम वालों को तो मैं सजेस्ट करता हूँ दर्पण लेना चाहिए उनको, प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन, दैट इज़ बेस्ट वन हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। चाहे IAS देना हो, चाहे MPPSC देना हो, दोनों के लिए बता रहा हूँ। और भी आप देख सकते हैं, मंथली मैगजीन पढ़ें, जब भी पढ़ें तो उसमें से कोई कंटेंट आपको लगता है अपने रजिस्टर में उठाकर लिखें। न्यूज़पेपर तो डेली ही आपको डेट वाइज अपने रजिस्टर में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपको लगे लिखना है, कम से कम लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लिखना है। ग्रंथ की रचना करने नहीं बैठ रहे हो, ठीक है। साथ में सिलेबस पर नज़र रखेंगे, बार बार रिवाइज करते रहेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे। मैंने आपको न्यूज़पेपर बता दिए हैं कौन कौन से में आप देख सकते हो, जिसमें आप अपने आप को कन्वीनियंट फील करो उसमें से आप शुरुआत कर सकते हो। ऐसा करते करते जब आप शुरुआत करो तो आपको उसका कोई लाभ नज़र नहीं आएगा बिगनिंग में। जब यही काम करते करते आपको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल होंगे, उसके बाद में आपको प्रॉफिट नज़र आना शुरू होगा। पहली बार में जितने प्रॉफिट मैंने बताया, इस समय तक आपको लगेगा फालतू में पढ़ते हैं, ऐसा लगेगा आपको, बोले कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। कई बार ऐसा भी हो जाए कि आप UPPSC या MPPSC का पेपर देने गए, करंट आपने भरपूर तैयार किया, बोले सर 2 क्वेश्चन आए करंट में से, धिक्कार है इतना सारा करंट के लिए पढ़ना, ऐसा लगेगा, ऐसा भी दौर आएगा। धिक्कार नहीं है, आप अपने काम को कंटिन्यू करते रहो। प्रीलिम्स में होगा ना, मेंस में नहीं होगा। मेंस में हो तो एक ही एग्जाम में होगा ना, हर बार थोड़ी ना होगा, क्योंकि वहाँ पर इतना अनफिक्स होने वाला है कि पता चला इस साल 2 क्वेश्चन है और अगले साल बोलो 50 क्वेश्चन दे दी करंट के, बहुत चक्के रह जाओगे। आप अपनी राह नहीं बदलना, एक राह को पकड़ के चलते रहना जो आपको बता रहे हैं, आज नहीं तो कल मंजिल तक पहुंच ही जाओगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कुछ इस तरह से करें। कैसे पढ़ते हैं बताया आपको, एक टॉपिक बताया अवनीनाथ टैगोर, PDF ग्रुप में आ चुकी है, आपने देख लिया, पूरा का पूरा पढ़ लेना। 50 बातें उसमें लिखी, हमने आपको गिनती की बातें बताई हैं, ये हमने अपने से अनुभव से बताए हैं कि ये काम का है। आप भी जब बार बार अध्ययन करेंगे तो आपको धीमे धीमे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों याद आएगा कि अच्छा इतनी सी बातें बस हमको ध्यान रखनी चाहिए, बाकी जनरली पढ़ के गुजर जाना चाहिए। इससे आपको कमांड आने वाली है कभी भी। मामला क्रिस्टल क्लियर है, कैसे क्या तैयार करते हैं करंट, और भी अभी एविडेंस देंगे और भी आपको एग्जाम्पल देंगे, आपको आगे पूरी की पूरी मैगजीन करवा देंगे। आप बोलो एक नहीं, हम 12 महीने की करवा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हमारे लिए, करवाते ही थे पहले, अभी नहीं करवा रहे, सब करवा देंगे। पर मैं चाहूँगा कि आप मुझ पर निर्भर ना हो, मुझ रूपी बैसाखी को ना बनाएं, आप अपने पैरों पर ही चले, मैं ये चाहता हूँ। इसलिए मैं जानबूझकर खुद नहीं पढ़ाता सारी चीज़ें, कुछ अपने तरफ से करो, वरना ऐसा ना हो कि आपकी इतनी गंदी आदत पड़ जाए कि हर चीज़ के लिए आप एक व्यक्ति पर डिपेंड हैं, आपने उसको अपनी बैसाखी ना बना लें, क्योंकि बैसाखी के बल पर आप पार नहीं कर पाओगे वहाँ एग्ज़ाम को। आपको अपने तरफ से सेल्फ मेहनत करना आनी ही चाहिए। जितना शिक्षक मेहनत कर रहा है उससे दुगनी मेहनत यदि आप खुद कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होने वाले हो, नहीं तो आपका फेल होना तो तय ही है। बात क्लियर है? दोनों ही बातें मैं बता देता हूँ, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। कुछ इस तरह से पढ़िए, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो, और शायद क्या 100% हेल्पफुल होगा, काय का शायद, गारंटेड हेल्पफुल होने ही वाला है। फिर वही बात मैं कहूँ, इतने बार मैंने IAS क्वालिफाई किया, फिर इतने बार मैंने PCS में सेलेक्ट हुआ, इतने बार ये किया, कोई मतलब नहीं इन सब बातों का, पर नो डाउट उसमें इसका ही योगदान है। ठीक, अपने बारे में प्रशंसा करना अपने मुंह से मुझे अच्छा नहीं लगता, इसका योगदान है ज़बरदस्त साहब, इस पर कमांड होनी ही चाहिए। और जिस दिन आपकी इस पर कमांड होगी ना, तो याद रखना उस दिन आपकी इतिहास पर, भूगोल पर, विज्ञान पर, स्पोर्ट्स पर, इकोनॉमी पर, हर चीज़ पर कमांड होगी, हर चीज़ की बेहतर समझ होगी। और इस पर नहीं होगी तो आपकी किसी सब्जेक्ट पर कमांड हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। आपने कितनी लक्ष्मीकांत, कितनी रमेश सिंह, कितनी विवेचंद्र क्यों ना पढ़ी, हो ही नहीं सकती। पढ़ा तो बहुत होगा, ज्ञान तो बहुत होगा, लेकिन सिलेक्शन की फाइनल लिस्ट में नाम नहीं होता बच्चों का। वजह करंट अफेयर से इतना महत्वपूर्ण है साहब, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।